अभी देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे ना, इसको जो है, जब क्लास की शुरुआत कर रहे हैं, जो अभी तो हम 2 ढाई से 3 घंटे लेंगे क्लास, ठीक है, 2.5 से 3 घंटे, यानी कि 1:30 से 2 बजे तक चलेगी आपकी क्लास ये। इसमें हम पार्ट फर्स्ट जो है ये कोशिश करेंगे कि टोटल जो है चैप्टर 3 या 4 ठो कवर हो ही जाए हर हाल में, यानी 4 तो पूरा हो जाएगा। 5वां चैप्टर हम लोग कोशिश करेंगे 5वें तक पहुंचे, ठीक है, कोशिश होगी। अगर पहुंच जाते हैं तो यानी कि पार्ट फर्स्ट में हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें पार्ट फर्स्ट में हम लोग टोटल चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर जो है 5 तक कोशिश होगी, ठीक है। पार्ट फर्स्ट में चैप्टर 1 से 5 तक हमारी कोशिश होगी कि 5 तक हम लोग क्या करें, पहुंच जाएं, ठीक है। 5 तक अगर पहुंच जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और अगर नहीं पहुंच पाते तो दोबारा हम लोग क्लास इसको फिर शुरू कर लेंगे, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 1 से लेकर 5 तक यहाँ पर कवर करवाने की कोशिश है, ठीक। उसके बाद फिर आपका पार्ट सेकेंड अभी हम 4 या 5 बजे शुरू करेंगे, तो पार्ट सेकेंड 4 बजे, यानी कि 4 PM या फिर 5 PM, दो में से कोई एक टाइम हो सकता है, आपको बता देंगे, ठीक है, तब शुरू करेंगे। उसके बाद फिर एक पार्ट जो है रात को 9 बजे शुरू करेंगे, यानी पार्ट थर्ड वाला जो है ये जो है क्या करेंगे, रात को 9 बजे या 10 बजे शुरू करेंगे। 2 टाइम इसलिए बताते हैं कि जैसे कुछ कंटेंट अभी रेडी नहीं है ना, जैसे रेडी कर लेंगे फिर उसको शुरू कर देते हैं, ठीक है, इस प्रकार से। तो टोटल पार्ट 13 में खत्म कर देंगे आपका इरिगेशन। तो सभी लोग क्लास को एक बार तेजी के साथ शेयर कर दीजिए। वॉइस वगैरह तो पहले से ज्यादा अच्छा सुनाई दे रहा होगा, ठीक है, उम्मीद ये करते हैं, ठीक। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। इसमें जितना देखिए, हम इस तरह से आपका क्वेश्चन ये भी फ्रेम किए हैं कि जैसे हाईवे का जब पढ़ाए थे तो हाईवे में लगभग अगर देखें तो अगर ऑप्शनल भी ले लीजिए, मतलब अगर ऑप्शनल पूरा ले लेते हैं तब तो 90 से 95% क्वेश्चन फंसा था। और यदि आप हाईवे का सिर्फ ऑप्शनल वाला ले लीजिए, यानी जितना करना था, तब तो आप 100% पेपर अच्छे से पूरा MIQ से ही करके आए, ठीक है। तो लगभग 100% आपका पेपर उसमें फंसा हुआ है, एक एक चीजें। तो वैसे ही इसको भी सेट किए हैं, क्वेश्चन के साथ सेट किए हैं। ये क्वेश्चन जो आपको सेट करते हैं ये पिछले 10 साल के पेपर से एनालिसिस भी करते हैं, ठीक है। अभी ये जो पढ़ा रहे हैं, लास्ट वाला जब क्लास चलेगा पार्ट थर्ड वाले में, जैसे कुछ चीजें मिसलेनियस है, एक्स्ट्रा आया हुआ है, तो वो भी हम ऐड कर देंगे, ठीक है। क्वेश्चन है सिंचाई से क्या तात्पर्य है, विभिन्न प्रकार की सिंचाई का वर्णन कीजिए, ठीक है। आखिर सिंचाई क्या होती है इसके बारे में बताना है, और विभिन्न प्रकार की सिंचाई का वर्णन कीजिए कि सिंचाई कितने प्रकार से की जाती है इसके बारे में बताना है, ठीक है। तो यहां पर अगर इरिगेशन देखें, इरिगेशन हम लोग देखते हैं सिंचाई, तो सिंचाई क्या होती है सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि सिंचाई का संबंध क्या है, इंजीनियरिंग तथा कृषि दोनों से है। यानी हम इंजीनियरिंग की दृष्टि से भी सिंचाई करते हैं और कृषि की दृष्टि से भी सिंचाई करते हैं, यानी इंजीनियरिंग के क्षेत्रों में और कृषि के क्षेत्रों में दोनों जगह पर सिंचाई होती है, ठीक है। अब यहां पर कहेंगे सर इंजीनियरिंग की दृष्टि से अगर देखें, इंजीनियरिंग की दृष्टि से अगर आप देखते हैं तमाम कंस्ट्रक्शन का काम होता रहता है, वहां पर भी पानी की आवश्यकता रहती है, तो वहां पर भी सिंचाई की जाती है ना, कहीं कहीं पर पानी भरा जाता है, इस तरह से चीजें जो है की जाएंगी, ठीक है। हाँ जी, आल चैप्टर होगा, परेशान मत हुई, आल चैप्टर कवर कराया जाएगा। क्लास को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। नदियों तथा अन्य जल स्रोतों से पानी निकालकर खेतों तक पहुंचाने का कार्य सिंचाई इंजीनियरिंग के अंतर्गत आता है। जैसे नदियों से क्या करेंगे या अन्य कोई जल स्रोत है, देखिए जल स्रोत से ही हम लोग क्या करते हैं, यानी कि वाटर सोर्स से ही क्या करेंगे, पानी निकालते हैं। किससे निकालते हैं, वाटर सोर्सेस से ही पानी निकलता है। वाटर सोर्सेस हमारा मेन क्या है, हमारे 2 तरीके के वाटर सोर्सेस हैं, एक सब सरफेस, एक सरफेस, ठीक है। तो सरफेस में हमारा क्या है, नदियां हैं, नाले हैं, इस तरह से नहरें हैं, ये सब सरफेस सोर्सेस में है। तो नदियों तथा अन्य स्रोतों से, यानी अन्य सोर्सेस जो हैं उनसे पानी निकाल कर क्या करते हैं, खेतों तक पहुंचाने का कार्य सिंचाई इंजीनियरिंग हम लोग इसको कहते हैं, ठीक है। खेतों पर फसलों की उनकी मांग के अनुरूप व्यवस्थित ढंग से पानी देना क्या होता है, सिंचाई कहलाता है। यदि आप डेफिनेशन लिखते हैं सिंचाई का, तो खेतों पर क्या है, फसलों की उनकी मांग के अनुसार या उनकी मांग के अनुरूप व्यवस्थित ढंग से पानी जो है देना सिंचाई कहलाता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ उनकी मांग के अनुसार पानी देना सिंचाई कहलाता है। यदि आप व्यवस्थित ढंग से सिंचाई करते हैं, एक तरीके से सिंचाई करते हैं, जैसे नालियों द्वारा क्या करेंगे, हम लोग इरिगेशन करेंगे, ठीक। तो ये क्या है, व्यवस्थित ढंग से अगर आप कर रहे हैं तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, सिंचाई कहेंगे, ठीक है। तो ये सिंचाई का क्या है, हमारा जो है सिंचाई के बारे में आप इसमें लिख सकते हैं, सिंचाई का तात्पर्य ये है। अब हम लोग बात करेंगे सिंचाई की विधियां। देखिए इस यहां पर सिंचाई की विधियां में हम सिर्फ लिस्ट बना के आपको दे रहे हैं। अभी क्या है ना, आगे हम लोग जो है सभी के बारे में
अच्छे से, क्योंकि ये सब अलग अलग एक ही चैप्टर में आ जाएगा, जैसे चौथे और पांचवें चैप्टर में ये पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे अभी लिफ्ट इरिगेशन का एक अलग से चैप्टर ही है पूरा, तो उसको भी कवर करेंगे। और जैसे सरफेस वाला इसी में है, आगे चल के आएगा, तो वो सब एक एक करके डिटेल्स में कवर कर लेंगे। तो आपको अगर इसमें सिंचाई की विधियां लिखना है ना, अगर मान लीजिए इसी क्वेश्चन में आ जाएगा, तो इसमें थोड़ा थोड़ा पॉइंट करके लिखना है, बहुत ज्यादा नहीं लिखना है। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है, अब बहुत सारे टाइप हैं, तो सभी के टाइपों के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा डिस्क्राइब कर देना है। ठीक है, जब पर्टिकुलर किसी मेथड के बारे में पूछेगा तब आपको क्या करना है, डिटेल्स में लिखना है, जब हम आपको भी डिटेल्स में बता देंगे। ठीक है, तो सिंचाई की विधियां, विधियां यानी कि मेथड ऑफ इरिगेशन, मेथड ऑफ इरिगेशन अभी इसको हम लोग डिटेल्स में देखेंगे, आगे चैप्टर में है। ठीक है, तो मेथड ऑफ इरिगेशन, मेथड ऑफ इरिगेशन की अगर यहां पर देखेंगे, ठीक है, तो इसमें क्या है, हमारे 4 मेथड हैं, 4 विधियां हैं। पहला है सरफेस इरिगेशन, सरफेस इरिगेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लो इरिगेशन भी कह सकते हैं, क्योंकि सरफेस इरिगेशन के ही अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, फ्लो इरिगेशन करते हैं। ठीक है, अध स्थल सिंचाई या फिर सब सरफेस इरिगेशन, इसको हम लोग लिफ्ट इरिगेशन भी कहेंगे, क्योंकि सब सरफेस क्या होता है, जो कि हमारा क्या है, अंडरग्राउंड से, यानी कि जमीन के तल से या जमीन के नीचे से क्या करते हैं, पानी निकालते हैं, और पानी निकाल कर क्या करेंगे, सिंचाई करते हैं। तो वहां पर लिफ्टिंग का काम कर रहे हैं हम लोग, पानी उठाने का काम कर रहे हैं, लिफ्टिंग का काम कर रहे हैं, तो वो सब सरफेस इरिगेशन के ही अंतर्गत आएगा। तीसरा है छिड़काव या बौछार विधि, स्प्रिंकलिंग इरिगेशन या फिर ओवरहेड इरिगेशन। स्प्रिंकलिंग में क्या होता है, बौछार से सिंचाई की जाती है। स्प्रिंकलिंग सिस्टम आप लोग देखे भी होंगे, कॉलेज वगैरह में लगा रहता है। ठीक है, जो फुहारे होते हैं, फुहारे यानी बौछार के रूप में इससे सिंचाई की जाती है। ठीक है, टपकन यानी कि बूंद बूंद सिंचाई विधि, ड्रिप इरिगेशन, पिछले साल ये पूछ लिया था ड्रिप इरिगेशन 2022 में ही। तो ड्रिप इरिगेशन यानी कि टपकन यानी बूंद बूंद सिंचाई के बारे में बताना है। तो इससे भी क्वेश्चन अलग अलग जो है इसके मेथड से क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, तो वो आगे हम डिटेल्स में देखेंगे, इसका भी वर्णन हम आगे डिटेल्स में देख लेंगे। ठीक है, क्योंकि वो चैप्टर में ही आ जाएगा ना आपका, क्योंकि किसमें आएगा, चैप्टर में भी आ जाएगा। ठीक है भैया, क्लास को लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, तेजी के साथ शेयर कर दीजिएगा। और ये सब जितने क्वेश्चंस हैं, सब क्वेश्चंस के रूप में इसलिए लाते हैं कि ताकि आप लोग क्या करें, आपको ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े ना, क्योंकि आप लोग क्या करते हैं, आप लोग ढूंढेंगे, फिर कौन सा पढ़ें कौन सा ना पढ़े, किसका आंसर किसमें लिखें। तो इसलिए मैं पहले से ही आपको क्वेश्चन के रूप में इसमें दे देता हूं, ताकि लिखने में आपको परेशानी ना हो। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर बात करें, सिंचाई की आवश्यकता क्यों पड़ती है, वर्णन कीजिए। आखिर हमें सिंचाई की जरूरत क्यों पड़ती है, इसके बारे में यहाँ पर डिटेल से, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी पूछता है कि सिंचाई का क्या तात्पर्य है और सिंचाई की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो सिंचाई का तात्पर्य यानी डिफिनीशन भी आपको लिखना है, और सिंचाई की आवश्यकता क्यों पड़ती है इसके बारे में भी लिखना होता है। ठीक है, तो यहां पर जरा देखिए, सिंचाई की जो आवश्यकता क्यों पड़ रही है। सबसे पहला काम है कि फसल, फसल मतलब जो हमारा क्रॉप्स है, फसल मतलब जो हमारा क्रॉप्स है, जो फसल है, फसलों को, बीजों को अंकुरण से लेकर, जब बीज आप बुआई करते हैं तो बीज क्या होते हैं, अंकुरित होते हैं। अंकुरित होने के बाद फिर उसमें क्या होती है, इस तरह से उगना शुरू होगा, और वो बीज क्या होंगे, एक पौधे के रूप में परिवर्तित होना शुरू कर देते हैं। तो बीजों के अंकुरण से लेकर पौधों की उत्पत्ति और बढ़ोतरी तथा पकने तक निश्चित अंतराल पर उचित मात्रा में पानी की आवश्यकता पड़ती है। तो मेन पानी की आवश्यकता कहां पर है, जो है हमारे जो भी फसल है, उन फसलों के लिए कि बीजों के अंकुरण से लेकर, यानी कि पौधों की उत्पत्ति हो जाए, बढ़ोतरी हो जाए, और पकने तक के निश्चित अंतराल पर। निश्चित अंतराल का मतलब है कि एक जैसे 20 दिन पे फिर पानी दिए, फिर 25 दिन पे दिए, इस तरह से एक निश्चित अंतराल पर जो हमारा है पानी की मात्रा में उचित मात्रा में पानी की आवश्यकता यहां पर पड़ती है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं डायरेक्टली कि फसलों की उत्पत्ति के लिए, फसलों की जो है पैदावार के लिए पानी की आवश्यकता पड़ती है। तो ये भी डायरेक्टली आप लिख सकते हैं। वर्षा पर पूर्णतः निर्भर रहकर खेती करना संभव नहीं है, क्योंकि वर्षा मुख्यतः जून से सितंबर तक 4 महीनों में ही होती है। यानी कि हम वर्षा पर डिपेंडेंट नहीं हो सकते भाई, 4 ही महीने उसमें क्या होगी, वर्षा होगी। तो हमें हमारे खेतों के लिए पानी की हमें आवश्यकता पड़ती है, और जब खेतों के लिए पानी की आवश्यकता पड़ेगी तो हमें क्या करना पड़ेगा, सिंचाई करना पड़ेगा। और सिंचाई हम लोग हमेशा जानते ही आर्टिफिशियली तरीके से करते हैं, यानी कि हम लोग नाली वगैरह बनाएंगे, या फिर हम लोग जो है
लिफ्ट इरिगेशन लगाएंगे, इस तरह की सिंचाई हम लोग करते हैं। यानी कि हम अगर वर्षा पर निर्भर रहेंगे तो हमारी खेती संभव नहीं है। यानी कि सभी सीजनों में क्या है, या ज्यादा मतलब सभी सीजनों में क्या है, बरसात नहीं होती। बरसात ज्यादातर हमारी क्या है, जून से सितंबर तक होती। जैसे अभी ये जून का टाइम चल रहा था, तो अब जुलाई आ गया ना, तो अब जून का टाइम चल रहा था, तो बरसात शुरू हुई है और सितंबर तक चलेगी। तो ये तभी तक चले रही है ना जब तक हम लोग खेती, और खेती तो हम लोग हमेशा 12 महीने कर रहे हैं, तो भाई हमेशा तो पानी मिल नहीं पाएगा, तो फिर हमें यहां पर क्या करना पड़ेगा, सिंचाई करने की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, तथा वर्ष का शेष भाग सूखा रहता है, इसलिए हमें सिंचाई करने की जो है अपनाते हैं, इसलिए हम लोग सिंचाई इंजीनियरिंग को अपना लेते हैं। देश की खाद्य स्थिति को सुदृढ़ बनाने के लिए व्यवस्थित ढंग से सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। अगर पूरे भारत की, पूरे देश की अगर बात करें, अगर खाद्य व्यवस्था अगर अच्छी रखनी है, खाद्य व्यवस्था अगर रखनी है, यानी कि खाने पीने की जो अनाज है अगर वो उत्पादन करना है, तो हमें सिंचाई की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि ताकि वो पैदावार बढ़ सके। तो ये सब क्या है, ये सब हमें जो हमारे जो है ये आवश्यकताएं हैं, इन आवश्यकताओं को आप डिटेल्स में लिख सकते हैं। ठीक है, आगे हम लोग यहां पर देखते हैं भारत में सिंचाई का विकास। सबसे हिट लिस्ट क्वेश्चन ही है, एक आवश्यकता वाला हिट लिस्ट क्वेश्चन है और एक ये वाला हिट लिस्ट क्वेश्चन है कि भारत में सिंचाई का विकास किस प्रकार हुआ, संक्षेप में इतिहास बताइए। ये आपको इतिहास की ओर लेके जा रहा है। किसकी ओर लेके जा रहा है, इतिहास की ओर लेके जा रहा है। देखिए ये क्या है, जो हमारी सिंचाई पद्धति है, ये सिंचाई पद्धति आज से नहीं, प्राचीन काल से चलती आ रही है। क्योंकि प्राचीन काल से क्या हो रहा है कि कोई न कोई फसल उगाया ही जा रहा है। भाई जब मानव आ गए पृथ्वी पर, जब मानव आ गए तो उनको खाने के लिए कुछ न कुछ चाहिए ही। अब हमेशा तो मांस खा के तो जिएंगे नहीं, भाई मांस भी खाएंगे तो उसके लिए रोटी चाहिए, चावल चाहिए, डायरेक्टली मांस हो तो खा नहीं सकते। तो भाई हमें फसल उगाना ही पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, फसल उगाना ही पड़ेगा। ठीक है, आई बात समझ में। चलिए अब यहां पर जरा देखिए, नहीं इंग्लिश में नहीं जाते, क्योंकि भाई आप अगर हिंदी में, तो देखिए एक ऐसी बात नहीं है कि आप पूरा का पूरा एकदम इंग्लिश में ही आप पढ़ते होंगे। मेरी तरह आप भी हिंदी बोलते होंगे, मेरी तरह आप भी हिंदी समझते होंगे, तो आप चीजों को समझिए और अपने से कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। ठीक है, बाकी टेक्निकल टर्म तो वो इंग्लिश में है ही है। आई बात समझ में। तो अपने से आप लिख सकते हैं, या आप बुक रखे रहिए, उसमें टिक मार्क कर लीजिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और यहाँ पर समझ लीजिए और इंग्लिश में उसको एक बार पढ़ लीजिए आप। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट यही करते हैं। ठीक है, तो भारत में सिंचाई, बाकी इंग्लिश डिक्टो आपको कोई इस तरह से नहीं पढ़ाएगा, बात समझ रहे हैं, क्योंकि अगर होगा भी तो वो जेई या फिर बीटेक वगैरह वाला होगा तभी पढ़ा सकता है। भारत में सिंचाई का विकास किस प्रकार हुआ, संक्षेप में इतिहास में बताइए। देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, जब ये इतिहास पढ़ेंगे ना, तो धीरे धीरे हम लोग प्राचीन काल से धीरे धीरे डेवलपमेंट की ओर बढ़ेंगे, और आज भी वर्तमान समय में भी हम लोग डेवलपमेंट की ओर ही बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो भारतवासी प्राचीन काल से ही फसलों की सिंचाई करते आ रहे हैं। जो भी भारतवासी हैं, जो भी इंडियन हैं, वो सब प्राचीन काल से ही फसलों की सिंचाई करते आ रहे हैं। परंतु आधुनिक साधन उपलब्ध न होने के कारण अधिकतर वर्षा तथा बाढ़ के पानी पर निर्भर थे। यानी कि जब पहले सिंचाइयां होती थी, तब किस किस कैसी सिंचाइयां होती थी, वर्षा होता था, और वर्षा होता था और कभी कभी बाढ़ आ जाता था। ठीक है भाई, वर्षा होता था, बाढ़ आ जाता था, जिसकी वजह से क्या की जाती थी, इसी के द्वारा सिंचाई की जाती थी। तालाब वगैरह थे, जैसे तालाब वगैरह थे जगह जगह पर, जब वर्षा होता था तो वही बरसात का पानी क्या होता था, तालाबों में इकट्ठा हो जाता था। तो बिन मौसम के जब बारिश नहीं, जब मतलब बारिश का मौसम जब नहीं होता था, तो इन तालाबों के ही द्वारा सिंचाई किया जाता था। हाँ यही होता था भाई। जगह जगह पर क्यों तालाब थे, क्योंकि पूरे गांव का जो वर्षा का पानी है वो बहकर उस तालाब में चला जाता था, और बाद में क्या होता था कि उसी तालाब से जो है सिंचाई किया जाता था। तो सिंचाई के उथले कुएं थे, यानी कि कुछ उथले कुएं थे। उथले कुएं क्या होते हैं, बहुत कम गहराई के होते हैं, और उनसे पानी क्या किया जाता है, निकाला जाता है। तो उथले कुएं थे, तालाब थे, नहर कैनाल बना हुआ था। तो नहर भी जगह जगह पर बना हुआ था, नदियों से नहर में पानी जाता था, और नहर से जो है लोग खेतों की सिंचाई करते थे। ये प्राचीन काल से चलता आ रहा है। ठीक है, तब ये लिफ्ट इरिगेशन वगैरह सिस्टम नहीं था। ऋग्वेद, जैसे जैसे समय बढ़ा, ऋग्वेद में कूप, रहट, नहर, कृत्रिम जलाशय का उल्लेख है। जो ऋग्वेद है उसमें भी इसका उल्लेख है कि लोग कृत्रिम जलाशय बनाते थे, रिजर्वायर बनाते थे, उसमें हमेशा पानी भरे रहते थे। ठीक है, उसके द्वारा सिंचाई करते थे। नहर वगैरह थे, रहट थे, ठीक है, कूप वगैरह थे, कूप मतलब हमारे जो कुएं वगैरह थे, इन सब का जिक्र है, उल्लेख भी है ऋग्वेद में भी। पहली शताब्दी में चोल राजाओं द्वारा, चोल राजा कहाँ के राजा थे, ये चोल राजा जो है आपका एमपी में राजा थे ना,
चोल राजा। तो इन्होंने राजाओं द्वारा कावेरी नदी पर बनाए गए वीर के अवशेष अब भी दिखते हैं। यानी अभी भी ऐसा देखा गया है कि जो चोल राजा बनवाए थे वो सब भी वीर, ये वीर जानते हैं, वीर बैराज, वीर बैराज जानते हैं ना, वीर क्या एक तरह का आपका बांध टाइप का होता है ना, एक तरह से वीर। तो ये अभी भी इनका अवशेष यानी कुछ ऐसे पार्ट वहां पर दिखते हैं, ऐसा देखा गया है। 14वीं शताब्दी में फिरोज शाह तुगलक ने सतलज तथा यमुना नदियों से बाढ़ नहरें निकलवाई थी। तो ये भी है, इन्होंने क्या किया था, फिरोज शाह तुगलक ने भी जो है सतलज नदियों से क्या निकलवाया था, नहरें निकलवाया था। देखिए नहर जो होती है ना, नहर आपका हमेशा नदियों से ही निकलता है। कहां से निकलता है, नदियों, जो नदी का पानी बहता रहता है उन्हीं नदियों से क्या होगा, नहर का पानी निकलता है। ठीक है, तो वहीं से नहरें क्या होती हैं, जो है वहीं से रिजर्वायर बना देते हैं, डैम बना देंगे और बगल से जो है कैनाल हेडवर्क बना के वहीं से पानी निकाल देते हैं। तो यहां पर 14वीं शताब्दी में फिरोज शाह तुगलक ने सतलज तथा यमुना नदी, सतलज तथा यमुना नदी से क्या किया था, बाढ़ नहरें निकलवाई थी। कैसी नहरें निकलवाई थी, बाढ़ नहरें। बाढ़ नहरें में क्या होता है कि ये नहरें ऐसी नहरें होती हैं कि जब बाढ़ आता है तभी ये नहरें चलती हैं। ठीक है, जब बाढ़ आएगा तभी इसमें पानी आता है, बाढ़ आने की वजह से। ठीक है, मुगल सम्राट अकबर ने हिसार नहर यानी कि हरियाणा का पुनरुद्धार करवाया। कोई नहर वहां पर पहले रहा होगा, हिसार नहर, जो कि वो पुराना हो गया होगा और उतना उसमें पानी नहीं जा रहा होगा। तो मुगल सम्राट अकबर ने उसको क्या किया, पुनरुद्धार करवा दिया। परंतु उस समय नहरों में पानी को नियंत्रित करने के लिए कोई स्थायी व्यवस्था नहीं था। पानी को कंट्रोलिंग करना कि पानी कितना तेज छोड़ा जाए, इसकी कोई व्यवस्था पहले नहीं थी। ठीक है, क्योंकि अब क्या है, आधुनिक तमाम तरह के जो है उपकरण आ गए हैं, उनको लगा दिया जाता है, कैनाल हेडवर्क वगैरह बना दिया जाता है, तमाम टेक्नोलॉजी आ गया है जो है। तो इससे क्या होता है, पानी को कंट्रोल किया जाता है, जितना जरूरत है उसी हिसाब से छोड़ा जाता है। पानी की ज्यादा नहीं जरूरत है तो नहीं छोड़ते हैं। लेकिन पहले ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी जिसकी वजह से हमारा पानी क्या होता था, काफी वेस्टेज भी हो जाता था। तो यहां पर यही चीज कहा गया कि पानी के नियंत्रित कराने के लिए कोई स्थायी व्यवस्था नहीं था। सन 1817 में, देखिए अब सन हम लोग बढ़ रहे हैं, अभी तक शताब्दी पे चल रहे थे, शताब्दी के बाद अब हम लोग सन पे आ गए। सन 1817 में पश्चिमी यमुना नहर का निर्माण हुआ। पश्चिमी जो यमुना नहर है ये हमारा यमुना नदी पर बनाया गया है। किस पर बनाया गया, यमुना नदी पर। कहां पर बनाया गया, यमुना नदी पर बनाया गया। पश्चिमी यमुना नहर का जो है निर्माण हुआ सन 1817 में। सन 1854, देखिए सन बढ़ता चला जा रहा है अब। सन 1854 में ऊपरी गंगा नहर, पूर्वी यमुना नहर, सन 1880 में निचली गंगा नहर बनाई गई। देखिए ऊपरी गंगा नहर और निचली गंगा नहर का मतलब क्या है कि जो हमारी गंगा नदी निकलती है उत्तराखंड से, आप लोग जानते हैं, तो जो उस छोर से यानी ऊपर की तरफ उसको बोलेंगे, क्योंकि ऊपर से पानी क्या आ रहा है, पूर्व दिशा में बहता हुआ चला जाता है ना। तो ऊपर की तरफ अगर उधर बना है, यानी कि ये कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ऊपरी गंगा जो नहर है इसको हम लोग पश्चिमी उत्तर प्रदेश कह सकते हैं। कैसा कह सकते हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश कह सकते हैं। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो सिंचाई होता है वो ऊपरी गंगा नहर के द्वारा सिंचाई होता है। पूर्वी यमुना नहर जो है, ये भी यमुना नहर आपका, जैसे ये प्रयागराज वाले क्षेत्र है ना, उस तरफ कौशाम्बी वाले क्षेत्र हैं, वो सब पूर्वी यमुना नहर में आएंगे। कानपुर वगैरह ये सब पूर्वी यमुना नहर वाले क्षेत्र में आएंगे। सन 1880 में निचली गंगा नहर क्या है, ये वाला आपका पूर्वी जो है उत्तर प्रदेश है। तो पूर्वी जो यूपी है वो गंगा नहर यानी कि निचली गंगा नहर से क्या करता है, सिंचाई जो है करता है। ठीक है, निचली गंगा नहर से क्या करता है, सिंचाई करता है। ठीक, अब यहां पर आप देखेंगे सन 1930 में, सन 1930 में जो है उत्तर प्रदेश में शारदा नहर निकाली गई। क्या निकाला गया, शारदा नहर निकाला गया उत्तर प्रदेश में सन 1930 में। जबकि ये सबसे ज्यादा शारदा नहर क्या है, शारदा कैनाल सबसे ज्यादा प्रचलित है, क्योंकि ये जो नहर है ये इससे ज्यादातर सिंचाई किया गया, खूब किया गया, क्योंकि ये क्या है ना आपका उत्तर प्रदेश में ही पूरा क्या है ये है, और इससे सिंचाई के जो है यानी कि उत्तर प्रदेश में भी ये पूरा का पूरा जहां पर जो इरिगेटेड एरिया है उसी में ये नहर गया है, इसीलिए सबसे ज्यादा ये सिद्ध हुआ सिंचाई के मामले में उत्तर प्रदेश में। सन 1947 के पश्चात संपन्न होने वाले सिंचाई एवं पन बिजली की कुछ मुख्य परियोजनाएं जो है, नागार्जुन सागर जो कि आंध्र प्रदेश में है, कोसी तथा जो है गंडक यानी कि बिहार में है, हीराकुंड उड़ीसा में है। ये सब क्या है, ये सब जो है पन बिजली और ये क्या है हमारे
जो यहाँ पर डैम वगैरह नहीं बनाए जाते हैं बिजली उत्पादन के लिए, पानी को रोकते हैं फिर पानी को छोड़ते हैं सिंचाई वगैरह करने के लिए, तमाम डैम पानी बिजली बनाने के लिए भी होते हैं और सिंचाई करने के लिए भी होते हैं। तो ये सिंचाई और पनबिजली जो का जो उत्पादन है, अगर ये इसके लिए हमारे डैम बनाए जाते हैं, तमाम ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो बनाए जाएंगे, तो उसमें ये सब प्रोजेक्ट हैं। ये सब जैसे नागार्जुन सागर है आंध्र प्रदेश में है, कोसी तथा गंडक बिहार में है, हीराकुंड है जो कि ये भी एक डैम है उड़ीसा में है, कोटा बैराज है राजस्थान में है, तुंगभद्रा ये भी एक डैम है, ये भी कर्नाटक में है, भाखड़ा नंगल ये बांध है, ये भी जो है हमारा पंजाब में है, रामगंगा बांध है, ये भी उत्तर प्रदेश में है। तो ये सब प्रोजेक्ट्स क्या है, 1947 के बाद जब भारत देश आजाद हुआ तब के बाद से ये सब प्रोजेक्ट हमारे नए आए। ठीक है, तो देखिए अब धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ, जब भारत देश आजाद हुआ तो ये सब प्रोजेक्ट आ गए। अब प्रत्येक राज्य ने अलग से सिंचाई अनुसंधान केंद्र, इरिगेशन रिसर्च स्टेशन भी स्थापित कर लिए, यानी कि सभी स्टेट, चाहे वह यूपी हो चाहे वह एमपी हो, ठीक है, इस तरह से जितने स्टेट हैं जितने राज्य हैं वो अपना अपना एक क्या किए, इरिगेशन जो है रिसर्च स्टेशन स्थापित कर लिए। केंद्र में सेंट्रल बोर्ड ऑफ इरिगेशन सीबीआई, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इरिगेशन सीबीआई और सेंट्रल वाटर कमीशन नाम की दो उच्च अधिकारी प्राप्त संस्थाएं इसमें कार्य कर रही हैं। ठीक है, तो सीडब्ल्यूसी में भी आप लोग जा सकते हैं, अगर एसएससी जेई के थ्रू इसमें वैकेंसी आती है। एसएससी जेई जब आप क्वालिफाइड करेंगे तो सीपीडब्ल्यूडी के बाद सीडब्ल्यूसीए में ज्यादा वरीयता दिया रहता है। ठीक है, तो लोग सीडब्ल्यूसी में ही क्या करते हैं, पद लेते हैं। तो ये जो है सेंट्रल वाटर कमीशन की जितने जितने डैम बनते हैं ना नेशनल लेवल पे पूरा, वो सब सीडब्ल्यूसी ही कंट्रोलिंग करता है उनका। ठीक है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इरिगेशन ये रिसर्च वगैरह का काम करता रहता है, ये भी, ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं। बाकी अलग अलग राज्य क्या करते हैं, इस पर जो है अपना बनाए रहते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए, सर बेटी यूपी में पूरा पेपर करके आओ, सभी सही, फिर क्यों मार्क्स नहीं मिलता? मार्क इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि आप लोग उस समय ना पूरा का पूरा हेडिंग तो लिखते हैं, अगर हेडिंग सेम सेम लिखेंगे तब पर भी नंबर मिलेगा। और बीटी यूपी थोड़ा सा थ्योरी वगैरह के पेपरों में एवरेज मार्किंग कर देता है कभी कभी। ठीक है, वो टीचर के मूड के ऊपर करता है बीटी यूपी, टीचर के और मूड के ऊपर करता है कैसा बीटी यूपी पे कॉपी चेक करेगा। आई बात समझ में? चलिए आगे हम लोग यहां पर देखेंगे, अब आगे हम लोग यहां पर देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में देखेंगे, भारतवर्ष की मुख्य सिंचाई परियोजना के नाम लिखें। सिंचाई योजना के वर्गीकरण, यानी सिंचाई योजना चाहे सिंचाई परियोजना कहिए, योजना नहीं परियोजना कहना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, भारतवर्ष की मुख्य सिंचाई परियोजना के नाम लिखिए। सिंचाई योजना के वर्गीकरण का क्या आधार होता है? ठीक है, या सिंचाई परियोजना के वर्गीकरण का क्या आधार होता है? तो अलग अलग आधारों पर करेंगे हम लोग अभी। ये क्या करिए, परियोजना कर दीजिए इसको, परियोजना जो है इसको कर दीजिए परियोजना, यानी कि प्रोजेक्ट। तो जब प्रोजेक्ट का वर्गीकरण करते हैं तो वो किन किन आधारों पर प्रोजेक्ट का वर्गीकरण करेंगे। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पर बताया गया है। जरा देखिए, अब यहाँ पर इरिगेशन जो प्रोजेक्ट है, यानी कि सिंचाई जो परियोजना है, इरिगेशन प्रोजेक्ट हमारा जो है वो 3 प्रकार से यहाँ पर इसको हम लोग वर्गीकरण कर सकते हैं। पहला है मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स, जैसे कि बड़ी सिंचाई परियोजना। दूसरा है मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट्स, मध्यम सिंचाई परियोजना। तीसरा है माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स, छोटी सिंचाई परियोजना। ठीक है, तो बड़ी सिंचाई परियोजना है, मध्यम सिंचाई परियोजना है, छोटी सिंचाई परियोजना है। बड़ी सिंचाई परियोजना में, यानी कि अगर हम लोग यहां पर देखें बड़ी सिंचाई परियोजना, तो ये जो है 10,000 हेक्टेयर से अधिक कृषि क्षेत्रफल, कृषि सिंच क्षेत्रफल, कमांडेड एरिया यानी कि सीसीए वाले परियोजना को बड़ी सिंचाई परियोजना कहते हैं। तो यहां पर कह रहा है कि सिंचाई परियोजना का वर्गीकरण क्या आधार होता है? तो सिंचाई परियोजना के वर्गीकरण का आधार क्या होता है? कृषि सिंच क्षेत्रफल के आधार पर वर्गीकृत करते हैं। कृषि सिंच क्षेत्रफल के आधार पर वर्गीकृत करते हैं। कृषि सिंच क्षेत्रफल क्या है? देखिए, जैसे क्या होता है कि कल्चरेबल कमांडेड एरिया की अगर बात करें, कल्चरेबल कमांडेड एरिया की अगर बात करें, मान लीजिए ये आपका क्या है, देखिए ये आपका जो है ये टोटल क्या होता है, मान लीजिए ऐसे खेत है। ठीक है, ऐसे बहुत बड़ा खेत है आपका, और इधर से नहर ऐसे कोई गया है, ध्यान समझिएगा, ऐसे इधर से कोई नहर ऐसे गया है और ये पूरा का पूरा खेत है। अब इसी पर आपका घर भी है,
ठीक है, मान लीजिए ये पूरा जो एरिया है, ये पूरा एरिया क्या कहलाएगा, ये ग्रास कमांडेड एरिया कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ग्रास कमांडेड एरिया, ग्रास कमांडेड एरिया। ठीक है, यानी कि ये क्या है, ये आपका जो है टोटल क्षेत्रफल है। ग्रास कमांडेड एरिया क्या है, टोटल जो है कृषि क्षेत्रफल है। कैसा कैसा क्षेत्रफल है, टोटल कृषि से क्षेत्रफल है, कुल कृषि क्षेत्रफल है। ये क्या है, ये कुल कृषि क्षेत्रफल है, कुल कृषि क्षेत्रफल है, यानी कि कृषि करने लायक ये भूमि है। ठीक है, ये कुल कृषि करने लायक भूमि है। लेकिन इसी में आपका क्या बना हो, यहीं पर कोई घर बना हो, या आप इतना दूर क्या कर रहे हैं, बुआई नहीं कर रहे हैं या छोड़े हैं इसमें। ठीक है, अगर आप इतना दूर छोड़े हैं, ऐसे इसे भी छोड़े हैं, बाकी बचा हुआ पार्ट क्या है, इसी में बस आप सिंचाई करते हैं, इसी में कोई चीज उगाते हैं। तो जितना पार्ट आप ये उगाएंगे, ये हरा वाला, इसको हम लोग बोलते हैं कि जो है कल्चरेबल कमांडेड एरिया, कल्चरेबल कमांडेड एरिया, कल्चरे, ठीक है, कल्चरेबल कमांडेड एरिया, यानी कि जो है सीसीए कहेंगे, यानी कि कल्चरेबल कमांडेड एरिया, कृषि सेच क्षेत्रफल। क्या कहेंगे, कृषि सेच क्षेत्रफल। क्या कहेंगे, कृषि सेच क्षेत्रफल इसको कहते हैं, कृषि सेच क्षेत्रफल। कृषि सेच क्षेत्रफल का मतलब ये होता है कि जो जितना एरिया हम लोग सिंचाई करते हैं, बराबर जितना एरिया हम लोग सिंचाई करेंगे उसको कृषि सेच क्षेत्रफल कहते हैं। खेत तो सबके पास होता है, सभी खेत जो है कृषि योग्य ही होगा, लेकिन उसमें यदि आप कुछ पार्ट हमेशा के लिए छोड़े हैं, उसमें सिंचाई नहीं कर रहे हैं, कोई फसल नहीं उगा रहे हैं, तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या, उसको हम लोग माइनस कर देंगे। तो इतना पार्ट हम लोग क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। सिर्फ इतना ही पार्ट को हम लोग क्या करेंगे, कृषि सेच क्षेत्रफल कहेंगे। यानी कि हम लोग ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो ये पार्ट हमारा क्या है, अनयूज वाला है, यानी कि उसका कोई हम यूज नहीं कर रहे हैं, उसको हम लोग माइनस कर देंगे हमेशा ग्रास वाले से। तब क्या निकल कर आएगा, कृषि सेच क्षेत्रफल निकल कर आएगा। तो यहां पर वही चीज कहा जा रहा है कि जो ये बड़े प्रोजेक्ट हैं, जो ये आप प्रोजेक्ट देख रहे हैं, ये प्रोजेक्ट जो है यदि 10,000 हेक्टेयर से अधिक, हेक्टेयर मतलब समझ ही रहे होंगे आप लोग, हेक्टेयर का मतलब यहां पर समझ रहे होंगे, हेक्टेयर का मतलब यह है कि एक हेक्टेयर में 10,000 स्क्वायर मीटर होता है। एक हेक्टेयर में 10,000 स्क्वायर मीटर होता है। ठीक है, एक हेक्टेयर में 10,000 स्क्वायर मीटर होता है, 10,000 स्क्वायर मीटर होता है। ठीक है, एक हेक्टेयर में 10,000 यानी 10⁴ स्क्वायर मीटर होता है। और आप लोग ये जानते हैं अच्छी तरह से कि एक 10,000 स्क्वायर मीटर मतलब क्या चीज है, आई बात समझ में। तो यहां पर 10,000 हेक्टेयर है, यानी 10,000 गुणे 10,000 कर देंगे, इतना स्क्वायर मीटर अगर एरिया वाला कृषि सेच क्षेत्रफल है, और वहां पर कोई यदि प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, तो उसके लिए अगर कोई प्रोजेक्ट को क्या कहेंगे, उसको बड़ी परियोजना, यानी कि बहुत बड़ी परियोजना है, मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट है। ठीक है, तो बड़ी सिंचाई परियोजना किसके लिए होती है, बड़ी सिंचाई परियोजना जहां पर क्या होता है, 10,000 हेक्टेयर से अधिक कृषि सेच क्षेत्रफल होता है, ऐसी जगहों पर अगर कोई परियोजना लगता है, उसको हम लोग मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट कहते हैं। और यही चीज अगर हम लोग यहाँ पर मध्यम वाले में देखें, मीडियम वाले में देखें, तो 2,000 से 10,000 हेक्टेयर तक जो ये एरिया है सीसीए, जो ये सीसीए एरिया है, कल्चरेबल कमांडेड एरिया, सीसीए जो है ये क्या है आपका 2,000 से 10,000 हेक्टेयर तक के कृषि सेच क्षेत्रफल यानी कि सीसीए वाले परियोजना को मध्यम सिंचाई परियोजना हम लोग कहेंगे। ठीक है, और छोटी सिंचाई परियोजना क्या है, 2,000 से कम, यदि कोई ऐसा उधर एरिया है जहां से नहर गया है, अगर नहर के चारों तरफ जो नहर जो सिंचाई कर रहा है वो 2,000 हेक्टेयर से कम वाले क्षेत्र में सिंचाई कर रहा है, तो उस प्रोजेक्ट को हम लोग क्या कहेंगे, कृषि ये जो है छोटी सिंचाई परियोजना कहेंगे। ठीक है, छोटी सिंचाई परियोजना कहेंगे क्योंकि ये 2,000 से क्या कर रहा है, नीचे 2,000 से नीचे वाले क्षेत्रफल को सिंचाई करेगा। ठीक है, 2,000 हेक्टेयर के नीचे वाले क्षेत्रफल को कृषि सेच क्षेत्रफल। ठीक है, तो अब हम लोग आगे देखिए, चैप्टर फर्स्ट आपका कंप्लीट होता है, अब हम लोग चैप्टर सेकंड पे आ गए हैं। चैप्टर सेकंड पे हम लोग आ गए। ठीक है, चैप्टर फर्स्ट में सिर्फ इतने ही क्वेश्चन आपके बनेंगे, आई बात समझ में, चैप्टर फर्स्ट में सिर्फ इतने ही क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, 1 हेक्टेयर में 5 बीघा, तो वो बीघा आप अपने तरीके से समझेंगे। ठीक है, ठीक है,
ठीक है, वो आप लोग खुद जानते हैं कि जो है बीघा वगैरह आप अपने तरीके से उसको समझते हैं, बट यहाँ पर जो है आपके जो है बीघा होगा सिस्टम नहीं चलेगा पढ़ाई में। अब यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 की अगर बात करें, रबी एवं खरीफ फसलों की हेतु आवश्यक जल की मात्रा का उल्लेख करें। तो यहां पर जो है खरीफ और जो है खरीफ और रबी फसल के लिए जल की मात्रा पूछ रहा है। तो मैंने इसमें जल की मात्रा वाला नहीं ऐड पर भले क्वेश्चन दिया हूं, अभी मैं इस क्वेश्चन को ना फिर से एक बार आपको दूंगा, ठीक है। जब दूसरी वाली पीडीएफ बनाऊंगा तो खरीफ के फसलों के लिए अलग अलग फसलों के लिए कितना पानी की आवश्यकता पड़ेगी और इसके लिए, तो ये जो है टाइम आपको अभी इसमें बता देते हैं खरीफ फसल और ये क्या होता है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन का जो उत्तर है वो इसमें से ये नहीं लिखा जाएगा, ये गलती से इसमें अटैच हो गया है। इसमें जो है अभी मैं सही करवा दूंगा इसको, इसका जो आंसर है वो अभी एक मैं टेबल दूंगा, उसमें लिखा रहेगा कि जो है रबी के लिए कितना है और खरीफ फसलों के लिए कितना सिंचाई करना, कितने सिंचाई करने की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। अब हम लोग यहां पर देखेंगे फसलों के मौसम, फसलों के मौसम बात करें क्रॉप सीजन। तो अगर क्वेश्चन ये पूछे, ये क्वेश्चन काट दीजिए, क्वेश्चन नंबर 5वां, क्वेश्चन नंबर 5वां इसका उत्तर नहीं है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5वें का उत्तर हम अभी आपको बाद में दे देंगे, ठीक है। जब दूसरी क्लास लेंगे तो उसमें अलग से लाके पढ़ा देंगे, पहले वही पढ़ाएंगे। फसलों के मौसम की अगर बात करते हैं, फसलों के मौसम की बात करें क्रॉप सीजन, देखिए कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि रबी की फसल क्या है या खरीफ की फसल क्या है, या कोई पूछता है कि फसलों के मौसम कितने प्रकार के होते हैं, फसलों के मौसम बताइए, क्रॉप सीजन कितने प्रकार के होते हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता है तब उत्तरी भारत में फसलों की दृष्टि से दो मौसम मुख्य हैं। दो मौसम में हमारा पहला है खरीफ का मौसम, दूसरा है रबी का मौसम। इस समय आप बता सकते हैं कि प्रेजेंट टाइम कौन सा मौसम चल रहा है, बताइए इस समय प्रेजेंट टाइम कौन सा मौसम चल रहा है, ठीक है। देखिए इसको याद करने का तरीका भी मैं बताया था, याद करने का तरीका क्या है, खरीफ वाला। देखिए जो ये मौसम, देखिए खरीफ का मौसम हमेशा क्या होता है, बरसात का मौसम होता है। जब बरसात होती है, वर्षा होती है, तो वर्षा का मौसम क्या होता है, खरीफ का मौसम होता है। खरीफ का मतलब है खरपतवार, ऐसे समझिए, मैं आपको अपनी ये कोडल भाषा बता रहा हूं। खरीफ का मतलब है खरपतवार, क्या है, खरपतवार। और खरपतवार सबसे ज्यादा कब बढ़ता है, जब वर्षा होती है तो खरपतवार आपको ज्यादा दिखेगा, ठीक है। घास फूस खूब उगेगा, खरपतवार क्या है, वर्षा के टाइम पर, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, खरीफ की फसल। ये ट्रिक है याद करने का, ठीक है। और रबी की फसल मतलब समझ रहे हैं, सबसे अच्छा जो रबी है, रबी मतलब सूरज, रबी मतलब क्या होता है, सूरज होता है। तो रबी मतलब क्या है, सूरज होता है। और सबसे अच्छा हमें मौसम किस समय लगता है, धूप वगैरह, ठंडी में। कैसा लगता है, ठंडी के मौसम में सूर्य वगैरह जो भी, अगर आप धूप में बैठकर क्या करते हो, लेते हो ना धूप, तो वो में बहुत अच्छा लगता है ना। तो रबी की फसल क्या हो जाएगी, ठंडी के मौसम की फसल हो जाएगी, यानी कि ठंडी में धूप अच्छी लगती है। तो रबी की फसल कैसी फसल हो जाएगी, ठंडी वाली हो जाएगी। तो दो ही फसलें हैं, एक ठंडी वाली और एक बरसात वाली। बरसात में ये होगा, यानी कि ये क्या है हमारा, यहां से गर्मी से शुरू हो रहा है। बरसात कब आती है, गर्मी के बाद जस्ट, ठीक है। यानी कि ये फसल कहां शुरू होगी, ये फसल हमारा जो है क्या है, अप्रैल या मई से शुरू हो जाएगी। जब बरसात शुरू होगा है, जून से बरसात शुरू हुआ तो उसके पहले थोड़ा सा ले लो, ठीक है। यहां पर ठंडी शुरू हुई तो ठंडी से पहले ले लो, बस इस तरह से याद हो जाएगा, ठीक है। आई बात समझ में, हाँ। तो यहां पर जरा देखिए इसमें कि खरीफ की फसलें क्या हैं, खरीफ क्रॉप, खरीफ की फसलें जो है इसमें देखिए, खरीफ का जो मौसम है ये मानसून आने के साथ ही शुरू होता है। जैसे मानसून आएगा, मानसून आने से पहले ये शुरू हो जाएगा, ठीक है। मानसून मतलब वर्षा, जैसे वर्षा शुरू होगी उसके पहले ये फसल क्या होगा, शुरुआत हो जाएगी। उत्तर भारत में इसको श्रावणी फसल भी कहते हैं। श्रावणी फसल क्यों कह रहे हैं, जैसे कल से सावन शुरू हो जाएगा ना, हिंदी वाला कैलेंडर आप लोग जानते हैं कि नहीं, श्रावण, श्रावण जानते हैं, श्रावण कल से शुरू हो रहा है, ठीक है, कल से शुरू हो रहा है ना, ठीक, मंडे से। तो जो श्रावणी फसलें हैं कि 4 तारीख शुरू पता नहीं लेकिन है, तो श्रावण फसल भी इसको कहेंगे, क्योंकि ये क्या है, इसी समय बोया जा रहा है, इसी समय लगाया जा रहा है, सावन के महीने में भी ये लगता है, इसलिए श्रावणी फसल, क्योंकि इस फसल का बुआई श्रावण मास के आसपास की जाती है, ठीक है। इस फसल के लिए अप्रैल से सितंबर तक का समय 183 दिन लिया जाता है। तो जो सितंबर है, अप्रैल से सितंबर तक का समय इसमें लेते हैं। तो कहीं पर भी अगर क्वेश्चन ये आए तो अप्रैल से क्या करना है, सितंबर के बीच, अप्रैल से सितंबर के बीच, ध्यान रहे ये खरीफ की जो फसल है वो 183 दिन का होता है। कितने दिन का, 183 डेज का होता है।
183 दिन के अंदर ये फसल हमारा जो है उगेगा, बुआई होगा, उगेगा और पैदावार होगी और फिर ये खत्म हो जाएगा, कट जाएगा। तो ये क्या है, अप्रैल से सितंबर तक के बीच जो है ये रहता है 183 दिन का ये फसल होगा। ठीक है। खरीफ की फसल को गर्मी की फसल भी कहते हैं क्योंकि ये गर्मी के टाइम पर बोई जाती है। तो बरसात के पहले गर्मी होती है ना, अभी गर्मी चली रही थी, अचानक बरसात होने लगा, तो इसीलिए इसको गर्मी की फसल भी हम लोग कहते हैं। खरीफ की जो मुख्य फसलें हैं, खरीफ की फसल में जैसे मक्का है, इस समय मक्का बोया जाता है। धान इस समय रुपाई हो ही रही है धान की लोगों के घर में, तो मक्का हो गया, धान हो गया। जैसे बरसात कम होती तो लोग ज्वार बाजरा भी बोते हैं ना, ज्वार बाजरा बोया जाता है कि नहीं बरसात में। ठीक है। चरी बोए, चरी सभी के यहाँ बोई गया। जब चरी क्या होता है, ये एक प्रकार का क्या है यहाँ पर, इसमें जो है जानवर इसको खाते हैं। क्या खाते हैं, जानवरों का इससे चारा है, एक तरह से कह सकते हैं चरी। ठीक है। जूट है, जूट इसी समय बोया जाता है। मूंगफली वगैरह गुजरात राजस्थान में चले जाएंगे, इस समय वहां पर खूब मूंगफली वगैरह इसके पहले ही बोई गई होगी, पहले ही बोया गया होगा, 1-2 महीने पहले ही बो दिया गया होगा। अरहर है, अरहर भी इसी समय बोया जाता है। मूंग है, लहसुन है इत्यादि, ये सब क्या है। लहसुन तो थोड़ा सा जो है सितंबर उतंबर तक बोया जाता है, थोड़ा सा लेट। ठीक है, बरसात में खराब हो जाता है, तो इसलिए सब क्या है, ये सब हमारी खरीफ की फसलें में आएंगी। कैसी फसलें आएंगी, खरीफ की फसल में आएंगी। ठीक है। हमेशा खरीफ के टाइम पर बारिश होती है, इस चीज को हमेशा ध्यान में रखे रहिए। खरीफ के टाइम पर बारिश होती है, इस चीज को ध्यान में रखे रहिए। ठीक है। रबी की फसलें, रबी तो बता ही दी आपको, रबी मतलब सूरज, और सूरज जब हमारा कब निकलता है, यानी कि ठंडी में निकलता तो हमेशा है, लेकिन ठंडी में ही हमें अच्छा लगता है इसको। ठीक है। तो सूरज का जो यानी कि धूप लेते हैं जो आप, वो ठंडी में आपको बहुत अच्छा लगता है, और ठंडी में अच्छा लगने के कारण क्या है, हम ये कह सकते हैं कि ये फसल हमारी ठंडी में बोई जाती है। ठीक है। तो ठंडी कब से शुरू होगा, आई थिंक वही अक्टूबर नवंबर शुरू होता है। तो ये फसलें जो है हमारी क्या होंगी, ठंडी के समय से बोई जाएंगी। ये मौसम मानसून के बाद शरद ऋतु के आगमन पर शुरू होता है या शुरू माना जाता है। जैसे ठंडी आएगी वैसे ये फसल बोई जाएगी। उत्तर भारत में इसको हाड़ी की फसल कहा जाता है क्योंकि इसकी कटाई आषाढ़ मौसम तक पूर्ण हो जाती है, इसीलिए इसको हाड़ी की फसल कहेंगे। आषाढ़ जानते हैं। ठीक है। तो आषाढ़ के मौसम में क्या होगा, ये जो है क्या होता है, इसकी कटाई हो जाती है। इस फसल का समय अक्टूबर से मार्च तक होता है, 182 दिन का होता है। तो ये अक्टूबर से मार्च तक चलता है, और फिर उधर अप्रैल से जो है आपका सितंबर तक हो चलता है। तो ये क्या है, देखिए अभी यही है ना, देखिए ये क्या है, वहां पर क्या था हमारा, वहां पर था जो है अप्रैल से वहां पर सितंबर तक था। ठीक है। और उसके बाद जैसे सितंबर बीतेगा, वो फसल कट गया, फिर अक्टूबर से मार्च तक ये शुरू हो गया। तो इसको सीक्वेंस याद करे रहिए, अक्टूबर से मार्च, फिर अप्रैल से सितंबर। ठीक है। आई बात समझ में। और ये 183 दिन का होगा, और ये जो है 100 जो है क्या है, नहीं ये 182 दिन का होता है, और ये वाला 183 दिन का होता है। ठीक है। तो 365 दिन हो गया। ठीक, ध्यान रखे रहिएगा। यानी कि जो हमारी ठंडी वाली फसलें होती हैं ये एक कम होता है, कम दिन में होता है, और जो हमारी गर्मी वाली फसलें हैं या फिर जो खरीफ फसलें हैं वो ज्यादा दिन लेता है होने में। ठीक है, फसल ठीक कंप्लीट होने में। तो ध्यान रखे रहिएगा, ये क्वेश्चन कभी कभी पूछता है। तो ये क्या था, आप देखें ये क्या था आपका जो है क्रॉप सीजन था, क्रॉप सीजन यानी फसलों का जो है यहाँ पर। ठीक है। जूट जो है आपका, जैसे आप लोग बोरी वगैरह देखे हैं ना, बोरी जो बनती है जूट वाली। ठीक है। प्लास्टिक की बोरी के अलावा भी एक बोरी होती है ना जिसमें गेहूं भरा जाता है, वो जूट होता है। ठीक है। लोग जो है इसका जो है रेसे बहुत लंबे लंबे से होते हैं, मजबूत रेसे होते हैं, जूट से निकलते हैं। ठीक है। तो इस तरह से जो है हमारे जूट पहले बोए जाएंगे, इसके पेड़ होते हैं, फिर उसको जो है उसी से क्या होता है जूट निकाला जाता है। ठीक है। ये पानी ज्यादा लेता है, यानी एक चीज और ध्यान रखिए, जो हमारी खरीफ की फसल है ना, ये पानी ज्यादा लेता है, इसीलिए ये बरसात के मौसम में क्या होता है, लगाया जाता है। दीर्घकालिक फसलें, अब ये उससे अलग है थोड़ा सा। अब ये जितने अभी 4-5-6 हेडिंग आएंगे ये एकदम अलग अलग है सब। कभी कभी ये टिप्पणी वगैरह में पूछ सकता है, इसलिए इसको अलग से आपको बता रहे हैं। ठीक है। टिप्पणी वगैरह में ये सब पूछ सकता है क्वेश्चन। ठीक है। दीर्घकालिक फसलें कौन सी फसलें कहेंगे, दीर्घकालिक का मतलब है काफी लॉन्ग टाइम का। ठीक है। तो जो फसलें पकने में साधारण फसलों से अधिक समय लेती हैं उसे दीर्घकालिक फसलें कहते हैं, लॉन्गर या फिर हैवी क्रॉप कहेंगे। ठीक है। क्योंकि ये क्या करेगा, ये ज्यादा समय लेगा जो है पकने में।
ठीक है। इसमें जैसे हमारा कपास आएगा, कॉटन, जो आप कॉटन कपड़े पहनते हैं उसका भी एक पेड़ होता है और उसी से कॉटन निकाला जाता है। तो कपास जो है 8 मासी फसल है, यानी 8 मंथ क्रॉप है, यानी ये 8 महीने में होता है। देखिए जून में इस समय बोया जाएगा, जून से और फरवरी तक, जिसे महाराष्ट्र वगैरह में काट कपास वगैरह खूब बोया जाता है। तो जून से फरवरी तक ये होगा, ठीक है, जून से फरवरी तक होगा। तो 8 महीने में ये जाके जो है फसल होता है और इसको हम लोग क्या कहेंगे, जो है यहां पर कपास कहेंगे, यानी 8 मासी फसल कहेंगे। गन्ना, सुगर केन 12 मासी फसल है, ये पेरेनियल क्रॉप है, ठीक है। ये फरवरी से अगले वर्ष के मार्च तक, ठीक। तो ये पेरेनियल क्रॉप होता है, जो कि ये क्या है, फरवरी या मार्च से बोया जाता है और फिर इधर आके जनवरी फरवरी तक काटा जाता है। तो ये पूरा का पूरा 12 महीने लेता है, ठीक है। उधर काटेंगे, उधर फिर बुआई कर देंगे, फिर काटेंगे, फिर बुआई कर देंगे। तो ये 12 महीने क्या होता है, ये चलता है 12 मासी फसल में कहा जाता है, पेरेनियल क्रॉप में। और सब्जियां तो सभी ऋतुओं में उगाई जाती है, सब्जियों का कोई रोल नहीं है। सब्जियां आजकल ऐसी आ गई हैं, बरसात की भी सब्जी आ गई है, गर्मी की भी सब्जी आ गई है, ठंडी की भी सब्जी आ गई है। तो सब्जियां क्या होती हैं, हर एक मौसम में सब्जियां उगाई जाती हैं, ठीक है। आई बात समझ में? हाँ, जूट की रस्सी बनती है, जूट की रस्सी बनेगी, जूट की बोरी बनेगी, जूट के तमाम जो है रस्सियों से क्या होता है, तमाम जो है मतलब देखिए कुछ लोग खटिया जानते हैं ना, खाट, खाट जिसको बोलते हैं खटिया, तो वो भी लोग जूट के ही रस्सियों से ही बनाते हैं। तो बहुत जगहों पर जूट का उपयोग है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे, ये नेक्स्ट एक टॉपिक है अलग से, ये एक्स्ट्रा एक टॉपिक है अलग से, मृदा का जल, सॉइल वाटर। ये पढ़ लीजिए आप लोग जब 5th सेमेस्टर में जाएंगे। 5th सेमेस्टर आपको शुरू कर रहे हैं ना 20 जुलाई से, नीचे स्लाइड में चल रहा है 20 जुलाई से आपकी 5th सेमेस्टर की क्लासेस चलने लगेंगी, ठीक है। जिसको कोर्स लेना है अभी एग्जाम बाद वो कोर्स ले सकता है, ठीक है। इसका बैच अलग से लॉन्च कर रहे हैं, तो इससे एडमिशन लेके आप क्लास 20 जुलाई शुरू कर सकते हैं। तो उसमें क्या होगा, जब हम लोग SMFE पढ़ेंगे ना, तो SMFE में हम लोग यही टॉपिक पढ़ेंगे, सॉइल वाटर, कि मिट्टी में जो पानी होता है वो कितनी प्रकार के पानी होते हैं, ठीक है। सॉइल वाटर, नम मृदा में उपस्थित जल को निम्न भागों में बांटा जा सकता है। पहला है हमारा गुरुत्व जल, ग्रेविटेशनल वाटर, दूसरा है केशकीय जल, कैपिलरी वाटर, तीसरा है आर्द्रता ग्रहित जल, हाइग्रोस्कोपिक वाटर, ठीक है। तो यहां पर देखिए जैसे क्या है कि हमारा ये क्या मृदा में उपस्थित जल है, ये यानी कोई हमारी सॉइल है, सॉइल का पिंड है। अच्छा देखिए, ये हम लोग समझने के लिए ना एक काल्पनिक क्या करते हैं, ये चित्र बना लेते हैं, ये समझने के लिए ऐसा चित्र है। लेकिन रियल में अगर किसी सॉइल को लोगे ना, तो ऐसे सॉइल का पिंड रहेगा और उसमें पानी, सॉइल सब कुछ रहेगा, ठीक है। यानी कि सॉइल के कण भी रहेंगे, पानी भी रहेगा, वो पता नहीं चलेगा। ये चित्र को समझने के लिए हम लोग इसमें अलग अलग दिखाए हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए मृदा में जो उपस्थित जल है, जैसे यहां पर क्या होगा कि उपलब्ध पानी में अगर देखें तो आर्द्रता ग्राही जल हमारा सिर्फ इतना होता है, ठीक है। और इसमें जो है हमारा जो परमानेंट विल्टिंग पॉइंट होता है वो ये रहा, केशकीय जल इसमें ये रहा और गुरुत्वीय जल ये रहा। तो इस तरह से थोड़े थोड़े सभी जल रहते हैं हमारे सॉइल वाटर में। आइए अब हम लोग देखते हैं कि ये जो वाटर हैं, ये वाटर आखिर सॉइल में कैसे रहते हैं, ठीक है, इसी के बारे में समझना है। जैसे हमारा गुरुत्वीय जल, गुरुत्वीय जल जो सॉइल में होता है, ये पानी मृदा कणों से गुरुत्व प्रभाव के कारण बह सकता है, स्वतंत्र या गुरुत्व जल कहलाता है। यानी गुरुत्वीय बल के कारण क्या होगा, ये पानी बहेगा। जैसे आप खेतों में जब सिंचाई करते हैं, तो जब आप खेतों में सिंचाई करेंगे तो पानी बहता हुआ जाएगा, अगर आप खोल देंगे तो आपके खेत का पानी दूसरे में चला जाएगा। तो जो इस तरह के पानी क्या है, वाटर हमारे खेतों में होते हैं, यानी कि सॉइल में होते हैं, उसको हम लोग गुरुत्वीय जल कहते हैं, ठीक है। क्लियर, गुरुत्वीय जल कहेंगे। उचित निकास व्यवस्था होने पर यह शीघ्र ही मृदा कणों से निकल जाता है। अगर ये पानी निकलने की व्यवस्था करेंगे तो ये पानी क्या होगा, बहकर चला जाएगा, ठीक है। सिंचाई की दृष्टि से यह पानी इतना महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, बहते हुए आगे चला जाएगा, ठीक है। तो ये गुरुत्वीय जल है। नेक्स्ट है केशकीय जल। केशकीय जल क्या होता है, कैपिलरी वाटर क्या होता है, ये पानी क्या होता है, आणविक आकर्षण यानी मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन क्या होता है, इलेक्ट्रिकल जो है इलेक्ट्रिकल चेंजेस टू द अट्रैक्ट ईच अदर कोहेजन, ठीक है। कोहेजन एक तरह से है, यानी कि मॉलिक्यूल्स अट्रैक्शन के कारण क्या होता है, कैपिलरी एक्शन फॉर्म हो जाता है और पोर्स में विद्यमान होता है और पौधों की बढ़ोतरी के लिए इसकी जड़ों में उपलब्ध रहता है, जहां से यह केशकीय क्रिया द्वारा पौधों की शाखाओं पत्तियों तक पहुंचता रहता है। तो ये कैपिलरी एक्शन के थ्रू पेड़ों में नीचे से पानी ऊपर की तरफ आएगा, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, कैपिलरी वाटर कहते हैं।
अंडरग्राउंड वाटर है, कभी नीचे है, तो वहां से पानी ये अगर आएगा। तीसरा है आर्द्रता ग्रहित जल, हाइग्रोस्कोपिक वाटर। ठीक है, यह पानी विद्युत चार्जेस के कारण मृदा के कणों से संयुक्त रहता तथा केशिकी बलों के कारण यह भी मृदा के कणों से अलग नहीं होता। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, जो पार्टिकल होते हैं ना, पार्टिकल के अंदर ये वाटर रहता है। आई बात समझ में। और जैसे अगर आप पूरी मिट्टी को सुखवा देंगे ना, पूरी मिट्टी को सुखा देंगे, तो यहां पर जो हाइग्रोस्कोपिक वाटर है वो सूखेगा नहीं, उसका एक टेम्परेचर होता है, उसका एक टेम्परेचर होता है, ये हमेशा विद्यमान रहेगा पार्टिकल के अंदर। ठीक है, तो यह पानी जो है विद्युत चार्जेस के कारण मृदा के कणों से संयुक्त रहता है और केशिकी बलों के कारण भी यह मृदा के कणों में अलग नहीं होता। मृदा को 105 से 110 डिग्री तक गर्म करने पर ही यह पानी इससे अलग किया जा सकता है। ठीक है, 105 से 110 डिग्री तक क्या करेंगे, गर्म करने पर ही क्या करेंगे, इसको ये हटेगा। यानी कि देखिए, जो हम लोग कहते हैं ना, जैसे मान लीजिए कोई सॉइल पिंड ले लीजिए, ठीक है, कोई सॉइल पिंड ले लीजिए, इसमें जो पानी का जो प्रतिशत है वो निकालना है हमें। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, इसको हम लोग सुखवाने के लिए रख देंगे। तो जब भी इसको सुखवाएंगे ना पानी का मात्रा निकालने के लिए, तो हम लोग इसको 105 से 110 डिग्री से अधिक नहीं रखते। क्यों नहीं रखेंगे जानते हैं? क्योंकि इसकी ये अपनी प्रॉपर्टी खो देगा, यानी कि पानी तो पूरा का पूरा सूखेगा अंदर तक, बट इसकी जो पार्टिकल है ना, उन पार्टिकल के बीच जो प्रॉपर्टी है वो डिस्टर्ब पूरी हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, यानी स्ट्रेंथ उतनी अच्छी हो सकती ना रहे। इसलिए बहुत अधिक टेम्परेचर पर पानी को, सॉइल को हम लोग गर्म नहीं करते। ठीक है, 105 से 110 डिग्री से ज्यादा नहीं गर्म करेंगे। और अगर इतना गर्म करने के बाद जो हमारा सॉइल, इसमें पानी जो मिलेगा या पानी वाइपर होकर उड़ जाएगा, फिर घटा दीजिए, जो पानी की मात्रा निकल के आएगी वो हमारा क्या कहलाएगी, वाटर कंटेंट कहलाएगी, मॉइस्चर कहलाती है। क्या कहलाती है? मॉइस्चर। तो ऐसे सिचुएशन में जो हमारी कैपिलरी वाटर है, जो हमारा यहाँ पर क्या था हमारा, ये कैपिलरी वाटर के अलावा एक वाटर अभी जस्ट बताएं, देखिए दिमाग से मेरे निकल गया, हाँ, गुरुत्वीय जल। गुरुत्वीय जो जल है यानी ग्रेविटेशनल जो वाटर है, ग्रेविटेशनल वाटर और कैपिलरी वाटर, ये क्या होता है, यही उड़ता है। जब भी आप 105 से 110 डिग्री टेम्परेचर पर गर्म करेंगे, कैपिलरी वाटर उड़ेगा और ग्रेविटेशनल वाटर उड़ेगा। जो तीसरा वाला है हाइग्रोस्कोपिक वाटर, वो 105 से 110 डिग्री पे नहीं उड़ता, यह हमेशा विद्यमान रहता है, तब पर भी हम मिट्टी को सूखी मान लेते हैं। लेकिन जैसे आप 105 से 110 डिग्री तक गर्म करेंगे, मतलब इससे अधिक गर्म करते हैं, ठीक है, तो यहां पर जो है, एक मिनट, इसमें मैंने आपको क्या बताया, अच्छा ठीक है। देखिए, हाँ, ये जो है, ये जब भी हम लोग टेम्परेचर इससे अधिक अगर गर्म करेंगे, तब ये वाला पानी क्या होगा, उड़ेगा। यानी कि अगर किसी भी सॉइल का जो वाटर कंटेंट है अगर हमें निकालना होगा, तो वाटर कंटेंट क्या होगा, इससे अधिक टेम्परेचर पर हम लोग नहीं निकालेंगे। यानी इससे कम टेम्परेचर पर अगर हम लोग गर्म करते हैं, जो हमारा वाइपर बन के उड़ेगा वही पानी क्या कहलाएगा, वाटर कंटेंट कहलाएगा। यानी हाइग्रोस्कोपिक वाटर इसके अंतर्गत या वाटर कंटेंट के अंतर्गत नहीं आता, ये हमेशा विद्यमान रहता है। क्या रहता है? हमेशा विद्यमान रहेगा। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक है आपका विल्टिंग पॉइंट। आखिर विल्टिंग पॉइंट है क्या चीज? गलनांक। गलनांक है क्या चीज, इसको समझना है। देखिए, विल्टिंग पॉइंट क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि हमारा ये पौधा है, ये क्या है हमारा, दिस इज पौधा, ध्यान से देखिएगा, ये क्या है हमारा, ये पौधा है। ठीक है, और पौधा आप मान लीजिए कि क्या बोए हैं, पूरे फसल इस तरह से बुआई कर दिए, ठीक है, और पौधा इस प्रकार से ऐसे बड़ा हो गया, लगा दिए हैं पेड़ पौधे, इस प्रकार से पौधा लगा हुआ है। ठीक है, तो पौधे में जो हमारा पानी है वो कैसे जाता है, कैपिलरी एक्शन के थ्रू ऊपर तक ऐसे पानी जाता है ना भाई, कैपिलरी एक्शन के थ्रू पानी क्या होगा, ऊपर तक ऐसे जाएगा। ठीक है, कैपिलरी एक्शन के थ्रू पानी ऐसे ऊपर तक जाता है, और तब हमारा जो पेड़ है वो हरा भरा रहता है। पेड़ हरा भरा कैसे रहेगा, कैपिलरी एक्शन के थ्रू इसके स्टेम में, इसकी जो तना होती है, तने के थ्रू पानी ऊपर जाता है। ठीक है, अब क्या होता है कि जैसे हमारा धूप जब निकलता है, तो धूप निकलेगा तो काफी धूप होता है, तो इस तरह से पानी क्या होता है, तो जब धूप निकलेगा तो जो यहाँ पर पानी रहता है इसके ऊपर, पत्तों में जो भी फूल वगैरह है, वो पानी क्या होगा, इस धूप की वजह से इवेपोरेट होने लगता है। क्या होने लगता है? इवेपोरेट होने लगता है। ठीक है, तो
देखिए डायरेक्टली कभी भी पानी अगर इवेपोरेट होता है कहीं से तो उसको हम लोग इवेपोरेशन बोलते हैं। जैसे तालाबों से अगर पानी इवेपोरेट होकर उड़ेगा, वाष्प हो जाए, वाष्पीकृत हो जाएगा, तो उसको हम लोग इवेपोरेशन बोलते हैं। ठीक है, यदि किसी भी पौधों के माध्यम से, यदि किसी पेड़ पौधों के माध्यम से पानी क्या होता है, हमारा पानी जो है हमारा उड़ के जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं उसको बोलते हैं हम लोग ट्रांसपीरेशन। क्या बोलते हैं उसको? ट्रांसपीरेशन बोलते हैं। ठीक है, और यदि ये क्या होगा, पौधों से और नीचे से दोनों जगहों से, यानी कि यहां से भी पानी उड़ेगा और यहां से भी पानी अगर ऊपर होके जाता है तो उसको इवेपोट्रांसपीरेशन कहते हैं। ध्यान समझिएगा, यानी अगर डायरेक्टली पौधों के माध्यम से इवेपोरेट हो गया तो उसको ट्रांसपीरेशन कहेंगे, और यदि डायरेक्टली कहीं पर जमीन पर पानी है वहां से इवेपोरेट हो गया उसको इवेपोरेशन कहेंगे। और जब ये दोनों क्रियाएं एक साथ होती हैं तो इसको वाष्पोत्सर्जन कहते हैं, यानी इवेपोट्रांसपीरेशन कहते हैं। इवेपोट्रांसपीरेशन क्या होता है? इवेपोट्रांसपीरेशन क्या है कि पौधों के द्वारा और साथ ही साथ जमीन या किसी तालाब से पानी अगर एक साथ इवेपोरेट होगा उसको इवेपोट्रांसपीरेशन कहते हैं। ठीक है, तो पानी की उचित मात्रा जो है, जब पौधों को कोशिकीय क्रिया द्वारा पानी की उचित मात्रा नहीं मिल पाती तब वाष्पोत्सर्जन इवेपोट्रांसपीरेशन की दर केसी क्रिया से उपलब्ध नमी से अधिक होती है तो पौधा मुरझाने लगता है। तो ये क्या होगा, मान लीजिए कि क्या हुआ, केसी क्रिया द्वारा क्या हुआ, पानी इन पौधों तक ऊपर तक नहीं पहुंच पा रहा है। ठीक है, और इवेपोट्रांसपीरेशन की दर क्या है, केसी क्रिया से क्या है, जो है काफी अधिक है, यानी कि जितना ये नमी है उससे कहीं ज्यादा इवेपोट्रांसपीरेशन हो रहा है। तब ऐसी स्थिति में क्या होता है, पौधा मुरझा जाता है। क्या हो जाता है, पौधा मुरझा जाएगा। होता ना, दोपहर में अगर आप देखिए पौधा लगा दीजिए तो वो शाम तक 4 बजे तक मुरझा जाता है। ठीक है, तो ये मुरझाने का जो मेन कारण होता है ये कि जो इवेपोट्रांसपीरेशन हो रहा है, जो इवेपोट्रांसपीरेशन हो रहा है वो जो यहाँ पर पानी उपलब्ध है, केसकी क्रिया द्वारा पानी ऊपर जा रहा है, उससे अधिक इवेपोट्रांसपीरेशन होने लगता है। ऐसी स्थिति में क्या होगा, पौधा हमारा मुरझाने लगता है। उसको हम लोग क्या कहते हैं, विल्टिंग पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, विल्टिंग पॉइंट। तो विल्टिंग पॉइंट का मतलब समझ गए, गलनांक का मतलब समझ गए। गलनांक का मतलब सिर्फ यही फंडा है, साफ साफ समझिए कि यहां पर जो है सही मात्रा में, अगर केसकी क्रिया द्वारा सही मात्रा में पौधों तक पानी इसमें नहीं पहुंच पाता है तब इवेपोट्रांसपीरेशन क्या होगा, यदि इन नमी से अधिक इवेपोट्रांसपीरेशन होने लगेगा तब ये क्या पौधा होगा, धीरे धीरे मुरझाने लगेगा। जो ये मुरझाता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, विल्टिंग पॉइंट कहते हैं। क्या कहेंगे, गलनांक यानी कि विल्टिंग पॉइंट कहेंगे। अब ये स्थिति जो है अधिक समय तक अगर बनी रहती है, मान लीजिए कि अगर यही आज भी है, कल यही परसों है, अगर ये ज्यादा समय तक बनी रहेगी तो ये पौधा पूर्ण रूप से सूख जाएगा। क्यों सूख जाओगे, तो ये सूख जाएगा। अगर ये सूख जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, हमारा परमानेंट विल्टिंग पॉइंट होगा। क्या कहा होगा, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, क्योंकि ये क्या हो रहा है, ज्यादा दिन तक बीतने के बाद ये सूख जाएगा। परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट इसको हम लोग कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट कहेंगे। क्लियर, आई बात समझ में? तो ये क्या होगा, हमारा परमानेंट विल्टिंग पॉइंट कहलाएगा। और यदि यदि क्या हो कि हवा वगैरह जब चले, गर्म हवा चले तो ये मुरझाया रहे, लेकिन जैसे शाम के टाइम पे फिर ये क्या होगा, पानी उनी इस पे डलेगा, ये अपने आप फिर से खिल उठे, यानी मुरझाए ना, तब इसको हम लोग कहेंगे टेम्परोरी विल्टिंग पॉइंट। दोपहर को गर्म हवा चलने पर पौधा मुरझा जाता है, परंतु सायंकाल आने पर जब धूप व गर्मी का प्रकोप कम हो जाता है तो पौधा पुनः लहलहाने लगता है। ठीक है, जैसे धूप का प्रकोप कम होगा फिर से ये लहलहाने लगेगा। ठीक है, क्योंकि बराबर क्या हो रहा है, कैपिलरी एक्शन के थ्रू मॉइस्चर ऊपर जा रहा है। ठीक है, इस प्रकार पौधों का मुरझाना अस्थायी गलनांक यानी टेम्परोरी विल्टिंग पॉइंट कहलाता है। तो विल्टिंग पॉइंट हमारे दो प्रकार के हैं, पहला एक परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, दूसरा एक टेम्परोरी विल्टिंग पॉइंट। परमानेंट विल्टिंग पॉइंट आपको बता ही दिए। ठीक है, ये हमेशा के लिए क्या होता है, पौधा मुरझा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा यहाँ पर टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पर हमारा जो है, ये है आपका नहरी या फिर आबी फसलें, यानी कि नहरी या फिर आबी फसलें यानी कि वेट क्रॉप। ठीक है, यानी आबी फसलें, ये फारसी शब्द है पानी का, पानी मतलब होता है आब। ठीक है, पानी का जो फारसी शब्द है, पानी का जो फारसी शब्द होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आब। तो ये नहरी या फिर पानी वाली फसलें हैं, नहरी या फिर पानी वाले फसलें हैं, वेट क्रॉप है। जो फसलें सिंचाई के लिए कृत्रिम साधनों जैसे कि नहरों, नलकूपों आदि पर निर्भर करती हैं
उसे नहरी या फिर आबी फसलें कहते हैं। यानी कि ऐसी जो फसलें हैं जो नहर या फिर पानी पर सिर्फ डिपेंडेंट होती हैं, नलकूप आदि पर डिपेंडेंट होती हैं, उसको नहरी या फिर आबी फसलें कहते हैं। बिरानी फसलें, बिरानी फसलें कैसी फसलें होती हैं भाई? बिरानी फसलें कैसी फसलें होती हैं? ड्राई क्रॉप। ड्राई मतलब सूखी फसलें हैं, जिन फसलों की बुआई, उत्पत्ति तथा पकाई वर्षा जल पर ही निर्भर करती है, उन्हें बिरानी फसलें कहते हैं। यानी ऐसी कोई फसल हो जिसमें क्या हो, उसकी बुआई भी, उत्पत्ति भी, पकाई वर्षा जल पर ही पूरा पूरा डिपेंडेंट हो, इसमें कोई हम लोग कृत्रिम तरीके से सिंचाई नहीं किए हैं, तो उसको हम लोग ड्राई क्रॉप्स कहेंगे। वेट क्रॉप सिर्फ क्या है, कृत्रिम साधनों पर, जैसे कि अगर वो डिपेंडेंट है नहर, नलकूप, इन सब पर, तो वो क्या कहलाएगा? वेट क्रॉप कहलाएगा। नगदी फसलें, नगदी मतलब कैश क्रॉप, यानी कि जो पैसे डायरेक्टली आपको दे, डायरेक्टली जो पैसे देती है, उनको हम लोग नगदी या कैश क्रॉप कहते हैं। ऐसी फसल जो किसान के निजी उपयोग में कम आती है, यानी जो किसान है वो खुद के उपयोग में कम करता है, बट उसको बेचकर तुरंत पैसे इकट्ठा कर लेता है, और विभिन्न उत्पादों के लिए मंडी में ले जाकर विक्रय करनी पड़ती है, नगदी फसलें कहलाती हैं। ठीक है, यानी कि अब इसमें क्या हो सकता है, सभी अखाद्य फसलें, नॉन फ्रूट क्रॉप, नगदी फसलें की श्रेणी में ली जाती हैं। जैसे हमारा जूट, अब जूट तो हम लोग खाते नहीं है, जूट क्या करते हैं, खाते नहीं है इसको, ये क्या है, नॉन फूडेबल है। क्या है, नॉन फूडेबल होता है, जूट हम लोग नहीं खाते। तो नॉन फूडेबल अगर है, जूट नहीं खाओगे तो डायरेक्टली मार्केट में बेचोगे फसल, तो क्या होगा, ये जो है हमारा जो है यहाँ से हमें जो है क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा, कैश मिलेगा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग जो है जूट फसलें, नॉन फूड क्रॉप बोलते हैं, नगदी फसलें। ठीक है, और चाय, चाय भी, चाय वैसे खाते भी हैं लोग, लेकिन क्या पूरा चाय खा लेते हैं, नहीं खाते ना, चाय पीते हैं बस ना, तो ये भी मार्केट में बेचते हैं, तो इसको भी हम लोग क्या होगा, ये चाय भी हमारा जो है नॉन फूड क्रॉप में आएगा। कपास, कपास भी नॉन फूड में आएगा। गन्ना, गन्ना देखिए कुछ लोग खाने के लिए बोते हैं, कुछ लोग पूरा बेचने के लिए बोते हैं, तो ये गन्ना भी आ जाएगा। तंबाकू आ जाएगा। तो ये सब क्या है, ये सब कैश क्रॉप है, ये सब कैश क्रॉप है। कैसी क्रॉप है, कैश क्रॉप होती है। ठीक है, कैश क्रॉप होती है। शुगर केन, हाँ, मीठा ऑयल, ये सब कैश, हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, ये सब कैश क्रॉप है, यानी कि जो मंडी में डायरेक्टली पूरा बेचा जाए। अब कहेंगे सर गेहूं वगैरह नहीं, नहीं, कुछ लोग गेहूं ज्यादातर केसेस में नहीं बेचते। ठीक है, उद्देश्य नहीं होता है पैसा कमाना, सिर्फ खाना उद्देश्य होता है। फसल काल, क्रॉप पीरियड, अब ये बहुत जरूरी है। देखिए, क्रॉप पीरियड और बेस पीरियड, ये दोनों बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में एक और क्वेश्चन बनता है, ड्यूटी डेल्टा और बेस पीरियड को परिभाषित करें, ऐसा भी क्वेश्चन एक अभी आगे आएगा, तो वहां पर बेस पीरियड यही वाला डेफिनेशन लिखा जाएगा, ड्यूटी डेल्टा और बेस पीरियड को परिभाषित करें। ठीक है, तो ऐसा जब भी क्वेश्चन आए तो सिर्फ उसमें बेस पीरियड की बात कही जाएगी। ठीक है, हाँ, आई बात समझ में? अरे अब पेपर हो गया, CS2 की तो लेंगे कि नहीं लेंगे, जो पढ़ा रहे हैं उस पर फोकस नहीं कर रहे हो। CST हम नहीं पढ़ा, CS2 हम पढ़ाते ही नहीं है। ठीक है, इंग्लिश हम नहीं पढ़ाते, CS2 इसीलिए नहीं पढ़ाए। आई बात समझ में? अब चलिए, जो पढ़ा रहे हैं उस पर फोकस नहीं है आप लोग का, जो नहीं पढ़ाएंगे उस पर ज्यादा फोकस रहेगा, फालतू चीजों पे ज्यादा फोकस रहता है। ठीक, फालतू चीजों पे ज्यादा फोकस रहेगा। चलिए, फसल काल यानी कि क्रॉप पीरियड, बाकी सारी क्लासेस आपको मिलेंगी। ठीक है, CS2 हम पढ़ाते ही नहीं है ज्यादातर इसको सब्जेक्ट को, इसीलिए हम उसको नहीं पढ़ाए। बाकी ड्राइंग भी देखो पढ़ाए हैं, आपका इसी भी पढ़ाएंगे। ठीक, इसी आपको पढ़ाएंगे। फसल काल, क्रॉप पीरियड, फसल काल को जरा देखिए, आखिर क्रॉप पीरियड क्या होता है। बीज बोने से लेकर फसल काटने तक की कुल अवधि को फसल काल कहते हैं। यह दिन में आंकी जाती है। ये मैं जब पेड़ पर पढ़ा रहा था, दोनों को एकदम बेहतरीन तरीके से आपको समझाया था चित्र बना के। ठीक है, तो अभी भी आपको एक बार थोड़ा सा समझाते हैं इसमें से। बीज बोने से लेकर फसल काटने तक की कुल अवधि, बीज बोने से लेकर फसल काटने तक की अवधि। ठीक है, जैसे यहां पर समझिए चीजों को, जैसे मान लीजिए ये पॉइंट हमारा है, मान लीजिए कि आज कितनी जुलाई है, आज मान लीजिए कि 2 जुलाई है। ठीक है, 2 जुलाई को बीज बो दिया गया और यहां पर जो है 2 सितंबर को बीज काट लिया गया, 2 सितंबर को बीज काट लिया गया। यानी 2 जुलाई से 2 सितंबर के बीच बुआई से लेकर कटाई तक की जो अवधि होती है उसको क्रॉप पीरियड कहते हैं। यानी कि 2 जुलाई से लेकर
2 जुलाई से लेकर ये जो अवधि आ रही है आपकी, इस अवधि को हम लोग क्या कहेंगे, क्रॉप पीरियड कहते हैं, क्रॉप पीरियड कहते हैं। ठीक है, यानी कि बुआई से लेकर और कटाई तक की, पक गया कटाई तक की। ठीक है, बुआई से लेकर कटाई तक की जो अवधि होती है उसको हम लोग क्रॉप पीरियड कहते हैं। ठीक है, कुल अवधि को फसल काल कहते हैं या क्रॉप पीरियड कहते हैं। अब ये दिन में आका जाएगा, जैसे 2 जुलाई से लेकर 2 सितंबर है तो टोटल ऐड कर लीजिए कितने दिन हो गया, डेज में आकेंगे। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग बेस पीरियड, आधार काल। बेस पीरियड क्या होता है, बीज बोने के समय प्रथम सिंचाई। जैसे आप बीज बोए, अब बीज कब बोए थे भाई, बीज हम लोग बोए थे 2 जुलाई को। बीज कब बोए थे, 2 जुलाई को बोए थे। लेकिन जो पहली सिंचाई हम करेंगे, हो सकता है पहली सिंचाई इसमें हम लोग 15 जुलाई को करें। पहली सिंचाई कब करें, 15 जुलाई को पहली सिंचाई करेंगे इसमें, भले 2 जुलाई को बीज बोए हैं। तो बीज बोने के समय प्रथम सिंचाई तथा फसल काटने से पहले अंतिम सिंचाई। जैसे 2 सितंबर को फसल काटे हैं तो अंतिम सिंचाई यहां पर हो सकता है, हम अंतिम सिंचाई कब किए होंगे, अगस्त सितंबर, यानी कि हो सकता है कि 20 अगस्त को अंतिम सिंचाई किए होंगे। ठीक है, आई बात समझ में। तो इस अवधि को हम लोग क्या कहेंगे, इस अवधि को हम लोग कहेंगे बेस पीरियड। क्या कहेंगे, बेस पीरियड कहेंगे। ठीक है, आई बात समझ में, बेस पीरियड। ठीक है, PERIOD। ठीक है, बेस पीरियड कहेंगे इसको। आई बात समझ में। यानी कि ध्यान में हमें रखना है कि जो क्रॉप पीरियड होता है, क्रॉप पीरियड मतलब फसल काल, क्रॉप पीरियड मतलब फसल काल। अगर फसल काल की बात कर रहा है तो फसल मतलब फसल बोने से लेकर और काटने तक का जो समय होता है उसको हम लोग क्या कहेंगे, उस अवधि को क्या कहेंगे, फसल काल यानी कि क्रॉप पीरियड कहते हैं, बुआई से लेकर काटने तक। ठीक है, और जो बेस पीरियड होता है, आधार काल होता है, जिस पर फसल आधारित होता है। फसल किस पर आधारित होता है, पानी पर आधारित होता है। फसल किस पर आधारित होता है, पानी पर आधारित होता है। यानी कि बीज बोने के प्रथम सिंचाई तथा फसल काटने से पहले वाली जो सिंचाई है, या फसल काटने से पहले अंतिम सिंचाई, या कह सकते हैं प्रथम सिंचाई और अंतिम सिंचाई, ठीक है, की अवधि को ही हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग बेस पीरियड कहते हैं। ठीक है, बेस पीरियड कहते हैं। ठीक है, आई बात समझ में। चलिए अब हम लोग आगे देखेंगे। हाँ, PDF इसका बीके एजुकेशन एप्लीकेशन से मिल जाएगा फ्री में, वहां पर स्टडी मटेरियल्स आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये याद हो गया क्रॉप पीरियड क्या है और बेस पीरियड क्या हो, याद हो गया ना। क्रॉप पीरियड क्या है, बुआई से काटने तक। आधार काल यानी कि किस पर आधारित फसल होता है, पानी पर। तो यानी कि प्रथम पानी और अंतिम पानी के बीच जब कोई फसल बोई जाती है तो प्रथम पानी से लेकर जब कोई हमारा फसल काटा जाता है उसके पहले जो अंतिम पानी दिया जाता है, इसके बीच के समय को ही क्या कहते हैं, अवधि को ही हम लोग बेस पीरियड कहते हैं। ठीक है, ये भी दिन में आका जाएगा और इसको जो है बी से रिप्रेजेंट कहते हैं। क्या करते हैं, बी से रिप्रेजेंट कहते हैं। आई बात समझ में। फसल अनुपात क्या है, नहीं, फसल अनुपात क्या है, क्रॉप रेशियो क्या है। क्रॉप रेशियो हमेशा याद रख लीजिए कि रबी फसल का सिंचित क्षेत्रफल अपान खरीफ फसल का सिंचित क्षेत्रफल। रबी अपान खरीफ, रबी फसल का सिंचित क्षेत्रफल और खरीफ फसल का सिंचित क्षेत्रफल, ये क्या कहलाएगा, क्रॉप रेशियो कहलाता है। ठीक है, तो क्रॉप रेशियो याद आ गया, रबी अपान खरीफ। ठीक है, चलिए पलेवा सिंचाई क्या होता है, पलेवा वाटरिंग क्या होता है। पलेवा इरिगेशन या फिर पलेवा जो वाटरिंग है, ये बीज बोने से पहले खेत की सूखी मिट्टी को नम करने के लिए जो पानी दिया जाता है उसे हम लोग पलेवा सिंचाई कहते हैं। ठीक है, तो ये खेत क्या है, बीज बोने से पहले हम खेतों को क्या करते हैं, नम करते हैं। जैसे गेहूं की जब बुआई होती है तो उसके पहले 10 दिन 20 दिन पहले खेतों में पानी भर दिया जाता है। जब खेत थोड़ा पक जाता है, जुताई करने योग्य हो जाता है, तो उसको जुताई करके उसमें बीज बो दिया जाता है। तो इसको बोलते हैं हम लोग पलेवा इरिगेशन। पलेवा इरिगेशन का मेन उद्देश्य है नमी को बनाए रखना या नमी को बरकरार रखने के लिए। ठीक है, तो ये क्या होता है, बीज बोने से पहले क्या होता है, नमी को बनाए रखने के लिए जब हम लोग खेतों में सिंचाई करते हैं
उसको बोलते हैं पलेवा सिंचाई। ठीक है, खेत को दिया जाने वाला प्रथम वाटर या प्रथम पानी, प्रथम वाटरिंग होता है ये, तो पहला पानी होता है खेतों को देने वाला। आगे हम लोग बात करेंगे कोर पीरियड। कोर पीरियड क्या है जरा देखिए, कोर पीरियड क्या है, बीज फूटने के बाद जब पौधा कुछ सेंटीमीटर ऊंचा हो जाता है तो उसे पानी की आवश्यकता होती है। इस समय को कोर काल कहते हैं। कोर काल 2 से 4 सप्ताह का होता है, यानी कि 2 से 4 सप्ताह का सिर्फ ये काल होता है। कोर काल क्या होता है, जैसे जरा देखिए ध्यान से, अच्छा उसी में चले, देखिए नहीं फिर से बना लेते हैं। देखिए यहां पर क्या होगा कोर काल में, जैसे बीज क्या हुआ, बीज बो दिया गया, ठीक है, और बीज क्या हुआ, फूट गया। यहां से फूटना मतलब जैसे बीज बोया गया और फिर बीज फूट गया, उसमें बीज लगना शुरू हो गया है। ठीक है, तब तक क्या होता है, कुछ सेंटीमीटर पौधा बढ़ जाएगा उसी, और तो उसे पानी की आवश्यकता होगी, पानी फिर इसमें दिया जाएगा। तो इससे और इसके बीच का जो समय होता है उसको कोर काल कहते हैं। क्या कहते हैं, कोर काल कहेंगे उसको। ठीक है, कोर काल जो है 2 से 4 सप्ताह होता है। जैसे मैं इससे बेस्ट एग्जांपल इसका समझिए, जब गेहूं बुआई की जाती है तो गेहूं बुआई करने के बाद तुरंत नहीं सिंचाई किया जाता, गेहूं बुआई करने के बाद वेट किया जाता है। जब गेहूं थोड़ा थोड़ा ऐसे बड़ा हो जाता है ऐसे, यानी कि कुछ सेंटीमीटर बढ़ जाता है, देखे होंगे, ठीक है, 8-10 सेंटीमीटर बढ़ जाता है। जैसे गेहूं थोड़ा बढ़ता है सिंचाई करने के बाद, ठीक है, जैसे थोड़ा बढ़ेगा उसके बाद फिर उसमें सिंचाई की जाती है। ठीक है, तो वहां पर क्या होगा, बीज फूटने के बाद, यानी जो बीज बोया गया तो बीज क्या हुआ, फूट गया, तभी क्या हुआ, थोड़ा सा उगा, कुछ सेंटीमीटर ऊंचा हो गया। ठीक है, तो उसमें पानी की इसमें आवश्यकता पड़ेगी। अब पानी की जब आवश्यकता पड़ेगी इसको ना, तो बोने से लेकर यहां तक का जो अवधि होता है उसको क्या बोलते हैं, बीज बोने से लेकर यहां तक की जब कुछ सेंटीमीटर पौधा ऊंचा हो जाता है उसको हम लोग अवधि को कोर पीरियड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोर पीरियड बोलते हैं। तो कोर पीरियड समझ में आ गया कि बुआई से लेकर पौधा कुछ क्या होगा, पौधा कुछ सेंटीमीटर ऊंचा हो जाए, और कब तक ऊंचा रहे, ऊंचा हो जाए, जब तक कि उसमें क्या हो, पानी की आवश्यकता ना पड़े। जैसे पानी की आवश्यकता पड़ेगी, जिस दिन पानी की सिंचाई करेंगे आप, कुछ ऊंचा होगा, वहां तक के समय को ही हम लोग क्या करेंगे, कोर पीरियड में काउंट कर लेंगे। ठीक है, 2 से 4 सप्ताह में पौधा बढ़ जाता है। कोर सिंचाई, कोर वाटरिंग। कोर वाटरिंग क्या है, कोर काल में जब पौधे की पहली सिंचाई की जाती है तो इसे कोर सिंचाई कहते हैं। जैसे आप क्या करें, कोर काल में, कोर काल का मतलब है ये, कोर काल क्या है, ये है जैसे पहली सिंचाई हो रही है, पौधे बुआई करके अगर आप पहली सिंचाई उसमें करते हैं, एक तरह से ये भी लिख सकते हैं कि पौधे बोने के बाद जब आप पहली सिंचाई करते हैं कोर काल में, उसको हम लोग कोर वाटरिंग कहते हैं। कोर सिंचाई में पानी की गहराई एवं अन्य समय की सिंचाइयों की तुलना में सबसे अधिक होती है, यानी कि जब पहली सिंचाई की जाती है उसमें ज्यादा पानी लगता है, ज्यादा सिंचाई की जाएगी, क्योंकि अन्य की अपेक्षा वहां पर पहली बार सिंचाई हो रही है तो पानी ज्यादा लगेगा खेतों में। कोर गहराई, कोर डेप्थ, तो कोर सिंचाई के समय खेत में पानी की गहराई कोर गहराई कहलाती है। जब कोर टाइम पर, कोर काल के समय पर अगर सिंचाई करेंगे, जितना उस समय पानी की गहराई आएगी वही क्या कहलाती है, कोर गहराई कहलाती है। समय गुणांक, टाइम फैक्टर की अगर बात करें, किसी नहर के वास्तव में चलने के दिनों तथा जितनी दिन सिंचाई के लिए चलनी चाहिए थी उसके अनुपात को, इसके अनुपात को नहर का समय या नहर का गुणांक कहा जाता है। जैसे नहर के वास्तव में चलने के दिन और जितने दिन सिंचाई के लिए चलनी चाहिए थी, यानी कि मान लीजिए कि कोई किसी नहर को चलना कितना चाहिए था, 60 दिन चलना चाहिए था, लेकिन उसमें से चला कितना, 45 दिन चला। तो यानी कि जो 45 दिन चला है और जितना चलना चाहिए था इसका क्या करेंगे, अनुपात ले लेंगे। ठीक है, तो यही क्या कहलाएगा, ये हमारा क्या कहलाएगा, समय, यानी कि टाइम फैक्टर। क्या कहलाएगा, ये जो निकलेगा कि जितना चला और कितना चलना चाहिए था, इन्हीं दोनों का अनुपात ही क्या कहलाएगा, टाइम फैक्टर कहलाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा, टाइम फैक्टर कहलाएगा। ठीक है, तो माना कि फसल काल के लिए 60 दिन चलनी चाहिए थी, परंतु यह कुल 45 दिन चलकर बंद हो गई। ठीक है, तो समय गुणांक क्या होगा, 45/60। आई बात समझ में, टाइम फैक्टर क्या है। ठीक है, आगे हम लोग यहां पर देखेंगे, देखिए जितना ये बता रहे हैं ना, ये सब टिप्पणी में पूछ लेता है। तो देखिएगा जब आप टिप्पणी लिखने के लिए आएगा तो जितना ये अभी आपको डेफिनेशन कई ठो बताएं अलग अलग, इसमें से जरूर रहेगा लिखने के लिए। आई बात समझ में। और पेपर लेंदी थोड़ा रहेगा, जैसे हाईवे का पेपर था उसी टाइप का पेपर होगा, या थोड़ा उससे लेंदी भी हो सकता है। इरिगेशन का पेपर है ये,
इरिगेशन का पेपर है। आई बात समझ में? ठीक है, हाँ चलिए क्लास को लाइक शेयर कर दीजिएगा दबा के एकदम, ठीक है, क्लास को लाइक शेयर करिएगा दबा के। सकल सेच क्षेत्रफल या नहरी क्षेत्र, ये अभी बताए, ग्रास कमांडेड एरिया भी आपको बताए थे जस्ट, ठीक है। एक सिंचाई नहर के नियंत्रण में जितना क्षेत्र आता है उस नहर का सकल सेच क्षेत्रफल कहते हैं। यानी कोई नहर गई है और उसके चारों तरफ जितना जो है हमारा क्या आएगा, सेच क्षेत्रफल आएगा, ठीक है, उसको टोटल को क्लियर, टोटल को, उसको सकल सेच क्षेत्रफल जो है कृषि क्षेत्रफल प्लस अकृषि क्षेत्रफल, यानी कि कल्चरेबल और अनकल्चरेबल दोनों आएंगे, ठीक है भाई। अनकल्चरेबल मैंने बता दिया जिसमें कोई बुआई नहीं करते आप, अभी बताया था ना शुरू में, जब फसल की वहां पर कोई बुआई नहीं करे, पूरा एरिया खाली रहेगा, और जिस तरफ बुआई करेंगे उस तरफ, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा कि जिस तरफ कल्चरेबल बारे में क्या है, कृषि क्षेत्रफल, अकृषि क्षेत्रफल यानी कि अनकल्चरेबल एरिया, इन दोनों एरिया के जो है, इन दोनों के एरिया को जोड़ेंगे तो सकल सेच क्षेत्रफल आएगा। क्या आएगा? सकल सेच क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे कृषि सेच क्षेत्रफल, कल्चरेबल कमांडेड एरिया में कौन कौन से एरिया आएंगे? इसमें वास्तव में जो क्षेत्रफल सिंचित करती है उसे कल्चरेबल कमांडेड एरिया कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? कल्चरेबल कमांडेड एरिया इसको हम लोग कहेंगे। और ये कल्चरेबल कमांडेड एरिया क्या है? जीसीए माइनस अनकल्चरेबल कमांडेड एरिया। ये अभी आपको बताएं, जितना क्षेत्रफल सिंचित करेंगे, अभी बताए थे ना, पहले नहीं बता दिए, जीसीए सीसीए बताए थे, बस वही, जिसमें फसल बोकर सिंचाई करेंगे उसको कल्चरेबल कमांडेड एरिया। यदि टोटल है तो वो क्या होगा? वो टोटल हमारा क्या हो जाएगा? ग्रास कमांडेड एरिया कहलाएगा, ठीक है। हाँ चलिए आगे हम लोग देखेंगे सिंचाई। भैया पीडीएफ बीके एजुकेशन एप्लीकेशन से, यहां पर ऐसे 3 लाइन एप्लीकेशन में बनी होगी, उस पर टच करेंगे, स्टडी मटेरियल आएगा, उसमें सारी पीडीएफ आपको मिल जाएंगी, लेकिन क्लास खत्म होने के बाद ये पीडीएफ मिलेगी। सिंचाई तीव्रता या सघनता, इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन की अगर बात करते हैं, इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन क्या है? कृषि सेच क्षेत्र का प्रतिशत जो वार्षिक आधार पर सिंचित करना होता है, सिंचाई तीव्रता कहलाता है, ठीक है। तो उस कृषि सेच क्षेत्र का जो प्रतिशत है, परसेंटेज है, जो कि वार्षिक आधार पर सिंचित किया जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सिंचाई तीव्रता कहते हैं। सिंचाई तीव्रता सामान्यतः 40 से 60% रखी जाती है, ठीक है, लगभग 40 से 60% इरिगेशन इंटेंसिटी होनी चाहिए। सिंचित क्षेत्रफल, इरिगेटेड एरिया, ये भी आप लोग बता दिए। इरिगेटेड एरिया क्या है? इसमें क्या होता है, जो कल्चरेबल कमांडेड एरिया है उसमें हम लोग क्या करेंगे? इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन से गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो इरिगेटेड एरिया में क्या किया जाता है? कल्चरेबल कमांडेड एरिया गुणे इरिगेटेड सॉरी इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन, इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन को इसके साथ गुणा कर देंगे तो इरिगेटेड एरिया निकल के आ जाता है। कृषि सेच क्षेत्रफल को सिंचाई तीव्रता से गुणा करने पर सिंचित क्षेत्रफल प्राप्त होता है, ठीक है। तो जब भी हम लोग कृषि सेच क्षेत्रफल से गुणा करेंगे तो यहां पर क्या होगा हमारा? ये इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन का, तो ये हमारा इरिगेटेड एरिया निकल के आ जाएगा। मोगा सभी लोग जानते हैं, आप लोग मोगा नहीं जानते होंगे। देखिए जो हमारी नहर रहती है, नहर ऐसे सीधी जाती है, तो इन नहर में क्या होता है? पानी बहता रहता है, आसपास के खेतों में सिंचाई करनी है, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है कि इस नहर से खेतों तक पानी देने के लिए इस तरह से नालियां बनाई जाती हैं, जिसको हम लोग वाटर कोर्स कहते हैं। और जिस छिद्र से, इस तरह से जिस माध्यम से पानी बाहर निकाला जाएगा नहर को, उसको हम लोग मोगा कहेंगे, आउटलेट कहते हैं। क्या कहते हैं? मोगा या फिर आउटलेट कहते हैं इसको। तो खेतों को पानी देने के लिए वितरक नहर में निकास छिद्र बनाए जाते हैं, जिन्हें मोगा कहते हैं। तो ऐसे कह सकते हैं कि खेतों को पानी देने के लिए नहर में जो निकास छिद्र बनाए जाते हैं उसको जो है मोगा कहते हैं या आउटलेट कहते हैं। आउटलेट का काम क्या है? नहर से पानी को निकालना, नहर से पानी को बाहर निकालना। मोगा के टाइप भी अलग अलग हैं, वो अभी हम लोग बाद में देखेंगे क्लास में, नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, कि मोगा के टाइप कौन कौन से हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में चलिए देखते हैं, ड्यूटी या डेल्टा तथा आधार काल बेस पीरियड की परिभाषा दें तथा उनमें संबंध रिलेशनशिप व्युत्पन्न करें। देखिए ड्यूटी तो अभी हम बताने ही जा रहे हैं आपको, डेल्टा भी बताने जा रहे हैं, लेकिन आधार काल मैंने अभी आपको बताया। आधार काल क्या होता है, कोई बता सकता है? आधार काल क्या होता है? अभी जस्ट आपको मैं बता के आ रहा हूं। आधार मतलब बेस, बेस मतलब क्या है?
जो हमारा फसल होता है, फसल का बेस क्या होता है? पानी। यानी कि जब भी हम लोग क्या करते हैं, किसी खेतों में बुआई के बाद जो प्रथम सिंचाई है, ठीक है, तथा जब हमारी क्या होती है, फसल कटाई से पहले जो अंतिम सिंचाई है, इस पूरी अवधि को ही हम लोग क्या कहते हैं? बेस पीरियड यानी कि आधार काल कहते हैं। तो आप यही डेफिनेशन में लिखना है, बेस पीरियड यानी आधार काल क्या होता है। ठीक है, हाँ। आगे हम लोग बात करते हैं अब यहां पर ड्यूटी। ड्यूटी क्या होता है जरा देखिए। ड्यूटी जैसे अभी इस ड्यूटी का मतलब आप लोग यही ड्यूटी समझते होंगे। क्या ड्यूटी समझते हैं आप? इस ड्यूटी का मतलब यही समझते होंगे, नौकरी। यानी जो ड्यूटी करने जाते हैं, आप जॉब करते हैं तो डेली क्या करने जाते हैं? ड्यूटी करने जाते हैं, बोलते हैं ना। तो मान लीजिए उसी की तरह कुछ जैसा, लेकिन ये फसलों के लिए है। किसके लिए है ये फसलों के लिए है ड्यूटी। ड्यूटी ये क्या है? फसलों के लिए। तो 1 क्यूमेक पानी, 1 क्यूमेक पानी का मतलब समझ रहे हैं? 1 क्यूमेक की अगर बात की जाए, अगर 1 क्यूमेक की बात किया जाता है तो यानी कि 1 मीटर क्यूब, ये आयतन है। क्यूमेक क्या है? ये आयतन है। ठीक, आयतन का ये यूनिट होता है मीटर क्यूब यानी कि क्यूमेक। सॉरी, ये तो आयतन है, ये मीटर क्यूब आयतन है, मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो ये क्या होता है हमारा? ये क्यूमेक में लिखा जाता है, मीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड यानी 1 सेकेंड में 1 मीटर क्यूब क्या हो? पानी खेतों तक जा रहा हो, उसको बोलेंगे 1 क्यूमेक। क्या बोलेंगे इसको? 1 क्यूमेक बोला जाएगा, यानी कि 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड पानी फसल के पूरे आधार काल बेस पीरियड में जितने हेक्टेयर भूमि को सींचता है, वह पानी की ड्यूटी कहलाती है। यानी कि पूरे आधार काल में, यानी पूरे बेस पीरियड में, प्रथम सिंचाई से लेकर अंतिम सिंचाई तक में, ठीक है, तो जितने हेक्टेयर भूमि को सींचेगा वह पानी की ड्यूटी कहलाता है। पानी का ड्यूटी का मतलब है कि पर्टिकुलर किसी यूनिट ऑफ वाटर में कितना ज्यादा एरिया सिंचाई कर पाएगा, या जितना एरिया सिंचाई कर पाएगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? ड्यूटी कहेंगे। आई बात समझ में? तो वही चीज कह रहा है कि बेस पीरियड में जितने हेक्टेयर भूमि को सींचता है वह पानी की ड्यूटी कहलाती है। आई बात समझ में कि नहीं? यानी कि पर यूनिट वाटर कितने ज्यादा या कितने एरिया में वो सिंचाई करेगा, वही क्या कहलाएगी? ड्यूटी कहलाएगी। और वो भी पूरे बेस पीरियड में। ठीक है, इसे डी से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या करते हैं? डी से रिप्रेजेंट करेंगे। मान लो 1 क्यूमेक पानी एक फसल की पूरे बेस पीरियड में 500 हेक्टेयर भूमि सींचता है। मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर कि 1 क्यूमेक पानी है, 1 मीटर क्यूब पर सेकंड पानी उसमें जा रहा है। ठीक है, और ये जो है 500 हेक्टेयर भूमि क्या करता है? सींचता है। तो पानी की ड्यूटी यहां पर 500 हेक्टेयर पर क्यूमेक हो जाएगी। ये 400 नहीं, इसको 500 कर लीजिए, 500 हेक्टेयर पर क्यूमेक हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी? 500 क्यूमेक 500 हेक्टेयर पर क्यूमेक, 500 हेक्टेयर जो है पर क्यूमेक हो जाती है। ठीक है, 500 हेक्टेयर पर क्यूमेक हो जाती है। ठीक है, अगर 700 रहेगा तो 700 हो जाएगा, अगर 800 रहेगा तो 800 हो जाएगा। तो जितना हेक्टेयर पर क्यूमेक है वहां पर आ जाएगा लिख के। ओके, हाँ। अब यहां पर देखेंगे डेल्टा, पानी की गहराई। डेल्टा क्या है, या डेप्थ ऑफ वाटर क्या है? अब यहां पर क्या होगा कि किसी फसल को इसके फसल काल मतलब क्रॉप पीरियड। फसल काल मतलब क्या है? क्रॉप पीरियड। और क्रॉप पीरियड क्या था? मैंने बताया था बुआई से लेकर क्या है? बुआई से लेकर कटाई तक। तो बुआई से लेकर कटाई तक निर्धारित अंतराल पर दिए गए सभी पानियों की कुल गहराई, जितना पानी दिए हैं उन सभी की गहराई जोड़ लीजिए। ठीक है, कुल गहराई जो है वो डेल्टा उसको कहते हैं। यानी कि डेल्टा क्या होती है? डेप्थ ऑफ वाटर, टोटल डेप्थ ऑफ वाटर, या सेंटीमीटर अथवा मीटर में आकी जाती है। इसे हम लोग डेल्टा क्या कहें? डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह डेल्टा से। तो यहां पर 3 चीजें निकल के आई। पहला बेस पीरियड बी, दूसरा क्या है? दूसरा ड्यूटी हो गई डी, और इस तरह से डेल्टा जो है, इस तरह से डेल्टा हो गया जिसको गहराई बोलते हैं। तो कुल डेप्थ ऑफ वाटर यानी टोटल डेप्थ ऑफ वाटर है, जो कि पूरा क्या है? जो क्रॉप पीरियड में, जो पूरे क्रॉप पीरियड के अवधि में क्या है, जो सिंचाई किया गया है, उन सभी सिंचाइयों की जो है गहराइयों को ऐड करेंगे अगर, तो उसको हम लोग कहेंगे डेल्टा। तो ड्यूटी, डेल्टा और बेस पीरियड 3 चीजें निकल के आई, और इनके ही बीच में रिलेशन पूछता है क्वेश्चन में। क्या पूछता है? रिलेशन पूछता है कि रिलेशन क्या करिए? व्युत्पन्न करिए। ठीक है,
तो रिलेशन बिटवीन ड्यूटी डेल्टा बेस पीरियड, ड्यूटी मतलब डी, ड्यूटी मतलब डी, ड्यूटी इन हेक्टेयर पर क्यूबिक में, डेल्टा यहां पर हो गया डेप्थ ऑफ वाटर ऑन फील्ड इन मीटर में, ध्यान रहे ये मीटर में रहेगा, ये आपका जो है हेक्टेयर पर क्यूबिक में रहेगा, और यहां पर बेस पीरियड नंबर ऑफ बेस डेज फॉर द ड्यूटी, तो यहां पर नंबर ऑफ डेज रहेगा ड्यूटी का। ठीक है, आई बात समझ में। अब यहां पर जरा देखिए, यदि डी हेक्टेयर के एक खेत में, यदि डी हेक्टेयर के एक खेत में जो है डेल्टा मीटर गहरा पानी भरा जाए तो पानी का जो कुल आयतन है, देखिए डी हेक्टेयर क्या है, डी हेक्टेयर के एक खेत में जो है डेल्टा मीटर गहरा पानी भरा जाए तो पानी का जो कुल आयतन है वो डी इंटू डेल्टा हेक्टेयर हो जाएगा, डी इंटू डेल्टा हेक्टेयर मीटर। ठीक है, तो डी इंटू डेल्टा हेक्टेयर मीटर हो जाएगा। और इसमें जरा देखिए, अगर इसको घन मीटर में हम लोग बदलें, भाई हेक्टेयर इंटू मीटर है, अगर घन मीटर में बदलेंगे तो 10⁴ का गुणा करना पड़ेगा। भाई हेक्टेयर से अगर आप उसको मीटर में ले जाते हो घन मीटर में, तो 10⁴ से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा हमारा, हेक्टेयर से घन मीटर में 10⁴ का गुणा कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा डी इंटू जो है इस तरह से हमारा डेल्टा इंटू 10⁴ घन मीटर। दूसरे कंडीशन में है कि अब खेत के इसी क्षेत्रफल के लिए 1 क्यूबिक पानी फसल के पूरे बेस पीरियड बी के लिए छोड़ा जाए तो पानी का आयतन क्या होगा। ठीक है, तो पानी का आयतन क्या होगा, क्योंकि ये पूरे बेस पीरियड में क्या हो रहा है, ये बी के लिए जो है छोड़ा गया पानी कितना होगा, जो बी हमारा क्या बेस पीरियड है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ध्यान रखिएगा कि ये जो है 1 इंटू 24, ठीक है, क्योंकि 1 क्यूबिक पानी है तो इसलिए 1, और ये 24 इंटू 60 इसलिए किया जा रहा है क्योंकि यहां पर क्या है कि जो यहां पर जो टाइम पीरियड है वो डेज में लेंगे, और डेज से क्या करेंगे, इसको सेंटीमीटर सेकंड में ले जाएंगे। देखिए डेज से अगर आप उसको क्या करते हैं, घंटे में ले जाते हैं, तो 60 का यहां पर करना पड़ता है, क्या गुणा करना पड़ेगा। और अगर इसको घंटा से मिनट में ले जाएंगे तो भी 60 का गुणा करना पड़ता है। और इस तरह से जो है मिनट से अगर आप सेकंड में ले जाएंगे, ठीक है, 1 मिनट, सॉरी गड़बड़ कर दिए, यानी कि देखिए डेज से क्या करें, अगर आप इसको आवर में लेके जाते हैं तो 24 का गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, आवर से अगर आप इसको मिनट में ले जाते हैं तो आपको 60 का गुणा करना पड़ेगा, और मिनट से अगर सेकंड में ले जाते हैं तो 60 का गुणा करना पड़ेगा। तो इसीलिए 24 गुणे 60 किया गया, क्योंकि एक क्यूबिक जो है ना, एक क्यूबिक वाले को क्या करना है, यहां पर ये सेकंड में होता है क्यूबिक, और यहां पर इसको क्या करेंगे 24 गुणे 60 यहां पर करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये पर डे में निकालना है। ठीक है, तो ये गुणे बी घन मीटर हो जाएगा। तो पानी का जो आयतन दोनों स्थिति में क्या होगा, जरा देखिए, डी इंटू डेल्टा इंटू 10⁴ पहली स्थिति में, दूसरी स्थिति में 1 इंटू 24 इंटू 60 इंटू बी हो जाएगा। अब यहां पर क्या करेंगे, ये डेल्टा हमारा यहां पर निकाल लेना है, इसी को यहीं पर निकाल लेंगे, बाकी ये भाग में लेके चेक कर रख देंगे। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आएगा डेल्टा इक्वल टू 8.64 बी अपान डी मीटर। ठीक है, बी मीटर आ जाएगा 8.64 बी, डेल्टा इक्वल टू 8.64 बी अपान डी। ठीक है, या फिर आप इसको चेंज करके भी लिख सकते हैं, डी इक्वल टू 8.64 बी अपान डेल्टा। जो निकालना है उसको हेर फेर कर सकते हैं आप, ठीक है, अपने अनुसार। लेकिन ध्यान रहे कि डी यहां पर हेक्टेयर पर मीटर में पुट होगा, हेक्टेयर पर क्यूबिक में पुट होगा, डी अगर निकाल रहे हैं, अगर डेल्टा निकाल रहे हैं तो ये मीटर में पुट होगा, और बी है तो ये डेज में पुट होगा। ठीक है, अब कहेंगे सर कुछ लोगों को ये मन में है, क्या बता रहे हैं कि सर इसको फिर से बताइए। देखिए यहां पर क्या है कि डेल्टा और डेप्थ में हमें अंतर रखना है। तो पहले क्या कर रहे हैं हम लोग, डी हेक्टेयर के एक खेत में डेल्टा मीटर गहरा पानी भरा जाए तो पानी का कुल आयतन, जितना पानी उसमें भरा जा रहा है खेत में, उस पानी का कुल आयतन हम लोग यहां पर निकालेंगे। ठीक है, कुल आयतन जो होगा यानी कि ड्यूटी जो डी होगी और डेल्टा जितना गहरा पानी भरा जाएगा उससे गुणा कर देंगे तो कुल पानी का आयतन निकल के आ जाएगा। दूसरे स्थिति में अब खेत की इसी क्षेत्रफल के लिए 1 क्यूबिक पानी फसल के पूरे बेस पीरियड बी के लिए छोड़ा जाए। तो यहां पर क्या है, डेप्थ था, पूरे क्षेत्रफल में कितनी गहराई में पानी भरा गया उसका यहां पर आयतन निकाले, और ये पर जो हमारा क्यूबिक है तो वो पर क्यूबिक के आधार पर यहां पर हमने निकाला पूरे बेस पीरियड में यहां पर पानी का आयतन।
ठीक है, पूरे बेस पीरियड में यहाँ पर पानी का आयतन निकाला। तो इनको जब दोनों को कंपेयर करेंगे तो इस प्रकार से कंपेयर जब करेंगे तो ये हमारा निकल के आएगा ये फार्मूला, थीटा इज इक्वल टू 8.64 b अपान डी। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस पर क्वेश्चन भी आता है इस प्रकार से कि एक सिंचाई नहर गेहूं की फसल के दौरान 110 दिन चलती है। ठीक है, गेहूं के लिए आवश्यक पानी की गहराई 40 सेंटीमीटर है, ड्यूटी का मान निकालिए। तो भैया फार्मूला मेन क्या होता है, डेल्टा इज इक्वल टू 8.64 b अपान डी, यही होता है। और ध्यान रखिए कि जो ये बेस पीरियड है, ये बेस पीरियड इस फार्मूले में डेज के रूप में पुट होना है, और जो ये डी है, ये डी आपका जो है ये यहां पर हेक्टेयर पर क्यूमेक में पुट होना है। ठीक है, हेक्टेयर पर क्यूमेक में पुट होना है, और यहां पर जो डेल्टा है वो मीटर में पुट होना है। इस चीज को हमेशा ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब यहां पर करा एक सिंचाई नहर की गेहूं की फसल के दौरान 110 दिन चलती है। अगर वो 110 दिन चलेगी तो यहां पर जो सिंचाई हमारी की जाएगी, ठीक है, वो देखिए ध्यान समझिएगा कि एक सिंचाई नहर गेहूं की फसल के लिए गेहूं फसल के दौरान 110 दिन चलती है। लेकिन ये 110 दिन चल रहा है ना, लेकिन इसमें जो है ये नहीं दिखाया गया है कि गेहूं के लिए पानी की आवश्यकता कितनी है। तो हम लोग इसमें मान सकते हैं, देखिए कभी कभी क्वेश्चन में अगर नहीं दिया रहेगा कि गेहूं के लिए पानी की जो है वो गहराई नहीं अगर दिया है या बेस पीरियड नहीं दिया है गेहूं के लिए, तो जरा गेहूं के लिए बेस पीरियड बताइए कितना है। गेहूं के लिए बेस पीरियड हम लोग कितना ले सकते हैं, बताइए, कोई बताएगा? गेहूं फसल के लिए बेस पीरियड हम लोग कितना ले सकते हैं गेहूं के लिए? बी इक्वल टू, मान लीजिए ये 110 पूरा नहीं लेंगे क्योंकि 110 दिन तो फसल चल ही रहा है ना, 110 दिन तो चल रहा है। माना गेहूं के लिए, गेहूं फसल के लिए बेस पीरियड, गेहूं फसल के लिए बेस पीरियड कितना हो जाएगा? 183 ले लें गेहूं के लिए। अरे इतना ज्यादा नहीं होता, 80-90 इस तरह का होता है। 90 ले लीजिए, 90 दिन, 90 दिन में गेहूं हो जाता है। ठीक है, लगभग 90 दिन ले लीजिए, 90 दिन में हो जाएगा। ठीक है, वो नहीं लेंगे। ध्यान रखिएगा, अगर क्वेश्चन में ये अभी मैं आपको एक टेबल दे दूंगा ना, उसमें आप लोग एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, एक टेबल दे दूंगा उसमें देख लीजिएगा, एक टेबल दे दूंगा उसमें आप लोग अभी देख लीजिएगा। मैं एक बार उसमें टेबल में आपको दिखा दूंगा। ठीक है, ये जब नहीं दिखी, टोटल नहर चल रही है, लेकिन यहां पर जो बेस पीरियड है गेहूं के लिए फसल के लिए वो नहीं दिया गया है। तो अगर नहीं दिया जाएगा तो हम अपने से मान सकते हैं। ठीक है, और यहां पर क्या करेंगे तो 90 दिन मान लेंगे। उसके बाद इसमें क्या करेंगे, गहराई आपकी दी गई है, डेल्टा जो है वो 40 सेंटीमीटर दिया गया, अगर इसको मीटर में बदलते हैं 0.4 हो जाएगा। और यहां पर हम लोग इसको पुट करके ड्यूटी निकाल लेंगे। तो ड्यूटी इस तरह से कर सकते हैं, फार्मूला 8.64, ठीक है, बी अपान डेल्टा। 8.64 गुणे बी क्या है यहां पर, बी हमारा 90 हो गया, और अपान 0.4। आंसर बताइए क्या है? कैलकुलेटर ले जा सकते हैं, कैलकुलेटर ले जा सकते हैं। ठीक है, कैलकुलेटर लेके जाइएगा, अगर ये क्वेश्चन आएगा तो कर दीजिएगा। 194 ना, तो यहां पर 8.64 गुणे 90 अपान 0.4। तो यहां पर हमारा जो निकल के आया है वो आया है डी इक्वल टू 1944 हेक्टेयर पर क्यूमेक, ये आंसर आएगा। ठीक है, तो आपसे यही सिंपल क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, 110 जो दिया गया है ये फसल के दौरान 100, देखिए जब गेहूं बोया गया ना तो गेहूं की फसल के दौरान 110 दिन चलती है। तो नहर का ये, नहर के चलने का जो है वो टाइम है, नहर के चलने का जो है, ठीक है, चलने का समय है, ये अवधि है। बस नहर ये जो है इतने ही समय चली कुल, लेकिन क्या जितने दिन चली हम उतने दिन सिंचाई करेंगे? कोई जरूरी है क्या उतने दिन सिंचाई हम करें? क्या जरूरी है क्या? हमें ध्यान ये रखना है कि अगर ये क्वेश्चन में कहता कि किसी फसल का जो है
किसी फसल का जो है बेस पीरियड इतना है तब वो हम लोग डायरेक्टली पुट करते। इस सब चीजों को बहुत ध्यान में रखिएगा, ठीक है। हाँ, हेक्टेयर पर क्यूबिक, तो ये डी इक्वल टू इतना आया, ठीक है। तो इस तरह से आपको कोई भी क्वेश्चन आए, चाहे वह क्वेश्चन इस तरह से घुमा के आए, चाहे क्वेश्चन जिस तरह से दिया हो, आप क्वेश्चन को कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो ये फार्मूला एकदम दिमाग में रहेगा, तो आप लोग इसको कर सकते हैं अच्छे तरीके से, ठीक है। क्लियर है कि नहीं, बताइए, क्लियर है? चलिए चलिए, फिर आप क्लास को यहीं तक रखते हैं, ठीक है। तब तक आप लोग लंच कर लीजिए, क्योंकि बहुत टाइम हो जाएगा, फिर अभी शुरू करते हैं फिर जस्ट, ठीक है। तो जल्दी शुरू कर देंगे, आपका 3 बजे शुरू कर देंगे, देखते हैं, ठीक। तो आपको अभी क्लास शेड्यूल कर देंगे। तो आज इतना, अभी अभी के लिए इतना ही, लंच उंच कर लीजिए फिर आइए, ओके। चलिए, हाँ समझ गए, बहुत बढ़िया। अभी आइए 1-2 घंटे में, अभी हम क्लास शेड्यूल कर देंगे, फिर आइएगा, ठीक है, तब फिर आगे पढ़ेंगे, ठीक। हाँ, न्यूमेरिकल में ध्यान रखिएगा, ये चीज क्या दे रहा है उसको ध्यान में रखना है, क्या दे रहा है वो क्वेश्चन में, ठीक, उस पर ध्यान रखना है, ओके। चलिए, तो सभी लोग जो है तब तक इसको रिवीजन एक बार कर लीजिए, पीडीएफ अभी मिल जाएगा आपको। अभी हम क्लास फिर शेड्यूल कर रहे हैं, जस्ट फिर लेंगे, ठीक है। तब तक लंच कर लीजिए आप लोग, ठीक है, उसके बाद तब फिर आइए। चलिए, 2 चैप्टर हो गया खत्म, तीसरा चैप्टर शुरू करना है। आज रात भर में इसको कर देंगे, ठीक है, शाम तक भरे, 2-3 क्लास लेके, जैसे अभी पहली हो गई, दूसरी लेंगे, फिर तीसरी लेंगे, फिर थोड़ा गैप देंगे, ठीक है। 2 चैप्टर तक हो गया आज अभी के लिए। अभी 3 बजे शुरू करेंगे, फिर 2-3 चैप्टर 3 चैप्टर पढ़ा देंगे, फिर 3 चैप्टर, इस तरह से खत्म हो जाएगा, ठीक।